हाँ भाई, क्या हाल है? हो गया होमवर्क कंप्लीट? क्या बात कर रहे हो? स्टेडियम खचाखच भरता चला जा रहा है, क्या बात है भाई? कौन कौन से देश से प्राणी आ रहे हैं भाई? एलियंस भी आ गए हैं क्या? तो लाइए भाई, डिस्कशन स्टार्ट करें। रेस के आंसर्स हैं आपके पास? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसके पास आंसर्स ना हो? क्यों नहीं है? मैंने शेयर किया हुआ है ना, टेलीग्राम में मैंने शेयर किया हुआ था। ठीक है, नहीं तो आप किसी से हेल्प ले लें। ठीक है, और मैंने एक बार एल प्लस पे भी शेयर किया था। ठीक है, तो आई थिंक आप रेस तो सॉल्व करके आए होंगे। तो भाई फ्रंट बेंचेस पे तो टर्म्स एंड कंडीशन सभी को पता ही है। ठीक है, इसीलिए फ्रंट बेंच खाली है आज, है? चलिए स्टार्ट करें फिर। और भाई ऑनलाइन क्या हाल है तुम्हारा? पढ़ाई वढ़ाई चल रही है तुम लोगों की? माहौल सेट। चलिए, जिसको डाउट हो वो सिर्फ हैंड रेज करेगा भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। 1 में किसी को डाउट? सभी से हो गया? वंडरफुल। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे पूछा जा रहा है जनाब, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला क्या होता है? क्या बात है, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। आर दिया हुआ है क्या? हाँ, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। अगर आर की वैल्यू हम पुट करना चाहें तो 0.1 मीटर रख सकते हैं। मीटर में रख रहे हैं। अगर वी पता चल जाए क्या सवाल खत्म? अब वी कैसे निकाला जाए? यहाँ क्वेश्चन में कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है, जरा ध्यान से पढ़ें। तो बोला जा रहा है कि जो वेलोसिटी है उसका 100 ms, ms का मतलब है मिली सेकेंड्स। क्या मतलब है? मिली सेकेंड्स। इतने सेकंड में वेलोसिटी अपना डायरेक्शन चेंज कर लेती है। मान लो एक पार्टिकल है, वो इस तरीके से चल रहा है। मान लो अभी यहां पे था। कितनी देर बाद इसके वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा? अभी यहां पर है, कुछ देर बाद क्या यहां पर होगा? लेकिन इतनी देर में ये कितना एंगल घूम जाएगा? हाँ, पक्का? वंडरफुल। एक बात बताओ जल्दी से, इतने देर में इसने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? पाई आर। कितना? तो मैं यहां पर ये लिख सकता हूं कि डिस्टेंस कितना? पाई आर बराबर स्पीड इंटू टाइम। और पाई आर डिस्टेंस चलने में उसे जो समय लगेगा, क्या वो समय यहां पर 100 ms के बराबर रहेगा? 100 ms को लिखा जा सकता है 100 इंटू 10⁻⁻3। क्या इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके हम यहां से v कैलकुलेट कर सकते हैं? अगर जनाब अपने पास v आ गया तो इस v की वैल्यू को अगर हम इस एक्सप्रेशन में पुट कर दें, क्या हमारे पास आंसर आ जाएगा? क्या ये बात आपको समझ में आ रही है कि वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होने के लिए पार्टिकल को 180 डिग्री घूमना पड़ेगा? बहुत सस्ता सवाल। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में एक फोर्स लग रहा है एयर रेजिस्टेंस का। किसका फोर्स लग रहा है? कहां लग रहा है? एक बात बताओ, क्या तुम देख पा रहे हो इस एयर रेजिस्टेंस के फोर्स को? कहां लग रहा है? एरो बताओ, एफ एयर कहां बना हुआ है? पीछे। यार बचपन से ये फील करता हुआ आ रहा हूं कि हवा की वजह से जो फोर्स लगता है, क्या वो वेलोसिटी की दिशा में लगता है, वेलोसिटी की विपरीत दिशा में लगता है? अगर मैं आगे चल रहा हूं तो हवा मेरे ऊपर फोर्स कहां लगाएगी, आगे या पीछे? पीछे लगाएगी। अगर इस पॉइंट पर हवा की वजह से फोर्स पीछे लग रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या मैं बोल सकता हूं इसका मतलब इस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी कहां रही होगी? आगे रही होगी। क्या ये बात समझ आ रही है? क्वेश्चन में कुछ लिखा हुआ है, जरा जल्दी से पढ़िए। कांस्टेंट स्पीड। क्या लिखा हुआ है? कांस्टेंट स्पीड। अगर कांस्टेंट स्पीड है जनाब तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा? है मतलब टेंजेंशियल डायरेक्शन में क्या नेट फोर्स 0 होना चाहिए? और साथ ही साथ ये सर्कुलर मोशन भी कर रहा है। तो एक बात बताना, सर्कुलर मोशन कराने के लिए एक फोर्स सेंटर की तरफ चाहिए जिसको अपन ने F1 बोल दिया। क्या बोल दिया? ये F1 क्या करेगा? ये डायरेक्शन चेंज करेगा?
क्या सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करेगा? अरे नहीं आई बात समझ? और एक बात और समझ में आ रही है कि एयर रेजिस्टेंस के फोर्स को कैंसिल आउट करने के लिए यहां पर एक और फोर्स होना चाहिए जो एफ एयर के अपोजिट हो, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड का मतलब नेट फोर्स टेंजेंशियल डायरेक्शन में क्या होगा? जीरो। तो हम ये कह सकते हैं एक फोर्स इधर और लग रहा होगा जिसको F2 बोला जा सकता है। क्या इस F2 का मैग्नीट्यूड अगर मैं F एयर के बराबर बोल दूं तो तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं होगी? एक बात बताओ, F1 इधर F2 इधर, इन दोनों का रिजल्टेंट कहां आएगा? ऊपर नीचे आगे पीछे है? क्या बीच में? क्या इन दोनों के बीच में आएगा क्या जनाब? मैंने सुना है वेक्टर तुम्हारा बहुत स्ट्रांग रहा है, क्या ये बात समझ में आ रही है या नहीं? एक बात बताओ, इन चारों एरो में से कौन सा एरो है जो तुम्हें दिखाई दे रहा है बीच में? सवाल खत्म। यही पूछा जा रहा है क्वेश्चन। अगर आप ध्यान से पढ़ें तो ये पूछा जा रहा है कि कार पर हॉरिजॉन्टल रोड के जो टायर्स हैं वो फोर्स किस डायरेक्शन में लगा रहे होंगे? तो हमने कहा इन दोनों का रिजल्टेंट जिधर भी आएगा उधर लगा रहे होंगे, क्योंकि इसके अलावा और कोई फोर्स है नहीं। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4। सस्ता सवाल है, हो ही गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया भाई? ओके वंडरफुल। क्वेश्चन नंबर 6। कितने लोगों से मैंने अभी मना किया था ना, हो गया तो बोलना ही नहीं है ना? ये तो अलाउड नहीं है एक्चुअली। मैं क्लास अटेंड करने की कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं और मैं चाहूंगा कि जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है वो अपने क्लासमेट से पूछ लें। ठीक है, आपके हिसाब से क्लास नहीं चलेगी, ऑनलाइन तो है नहीं जहाँ जो मन किया वो तुमने किया। यहाँ तो अपने इलाका है और अपने इलाके में अपना ही चलेगा बस, है ना? तो अपने इलाके में टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि अगर आपसे क्वेश्चन हो गया है तो आप हो गया नहीं बोलेंगे, चुपचाप बैठे रहो। क्योंकि मैं तो वैसे भी उन लोगों को पढ़ाने आया हूँ जिन लोगों को नहीं हुआ है। अगर जिनको सब कुछ आता है, जिनसे सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, उनको पढ़ा के क्या करूंगा भाई? पढ़े लिखे लोगों को पढ़ा करके क्या फायदा? उनको क्या पढ़ाऊंगा उनको जब सब कुछ आता ही है? तो मेरा मेन मोटिव क्या है, मेरा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? जिनको डाउट्स हैं उनकी आवाज ना दबे, वो अपने डाउट्स पूछ पाए। ठीक है, तो हो गया है तो प्लीज आप शांत बैठे। कोई मुझे क्वेश्चन बताना है नहीं बताना ये मेरी चॉइस है, लेकिन पूछना आपका राइट है। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 6। अब हाथ उठे हैं। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, और कोनिकल पेंडुलम के बारे में उस दिन हमने चर्चा भी करी थी और मैंने उस दिन आपको एक बात बोली थी कि आपको इक्वेशंस लिखना आना चाहिए। क्या आना चाहिए? इक्वेशंस लिखना आना चाहिए। मैं सिर्फ इसका ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक है, इस ब्लॉक ए का जो मास है वो कितना दिया हुआ है? 4 kg। कितना दिया हुआ है इसका? इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पे जो टेंशन होगी ना वो 50 न्यूटन होगी। ऐसा क्यों बोल पा रहा हूँ? क्योंकि ये पूरा रस्सी है इस तरीके से और यहाँ पर बी रेस्ट पर है। बी किस पर है? रेस्ट पर। और बी का मास कितना दिया है? 5 kg। तो गारंटी है कि यहाँ पे लगी हुई रस्सी में टेंशन कितनी होगी? 50। तो अगर यहाँ रस्सी में टेंशन 50 तो रस्सी में हर पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू क्या होगी? 50। क्या ये बात समझ आ रही है जनाब? यहाँ पर इसका लेंथ कितना दिया हुआ है? 2 मीटर। कितना दिया हुआ है? 2 मीटर। ये इस तरीके से घूमेगा। हमसे स्पीड पूछी जा रही है। क्या पूछी जा रही है? स्पीड। यार टेंशन इधर लग रही है, ये वाला एंगल कितना होगा? थीटा। क्या मैं ये कह सकता हूं कि टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा? 50 कॉस थीटा। और टेंशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा? 50 साइन थीटा। और नीचे क्या लग रहा है? mg। क्या ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स? तो अपन यहां पर बोल सकते हैं 50 कॉस थीटा बराबर 40। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 4/5। ऐसा लग रहा है जीवन में पहले कभी देखा था। कितना? 37 डिग्री। अगर एंगल निकालना होता तो ऐसे लिख सकते थे। ठीक है, अब बोलेंगे टेंशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है? 50 साइन थीटा। साइन थीटा मतलब साइन 37 बराबर m। v निकालना है। क्या निकालना है? v स्क्वायर बटे r। लोग सोचते हैं r की वैल्यू 2 होगी। 2 होगी क्या? क्या ये रेडियस है क्या? उस दिन ठोक ठोक करके बताया था और शायद तुम्हें समझ आ गया था। रेडियस 2 है या 2 साइन थीटा है? क्या बात कर रहे हो यार, समझ आया कि नहीं आया? क्योंकि इस सर्कल का सेंटर जनाब यहां पर है, तो डेफिनेटली यहां पर जो वैल्यू आएगी दैट इज व्हाट? 2 साइन 37। इसके बाद तो मुझे भी नहीं आता सॉल्व करना। कर पाओगे? नोट डाउन दिस।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ें फटाफट। ध्यान से देखिएगा, यहां पर n रिवॉल्यूशन पर सेकंड लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? n रिवॉल्यूशन पर सेकंड। ये क्या दिया हुआ है? ओमेगा दिया हुआ है। ओमेगा बराबर क्या है? n रिवॉल्यूशन पर सेकंड। अगर मैं इसको आपसे कहूं कि रेडियन में कन्वर्ट करो, कर पाओगे? क्या लिखोगे? 2 पाई n रेडियन पर सेकंड। ठीक, क्या ये बात समझ आ रही है? अब देखिएगा जरा ध्यान से, ये इस तरीके से ये सिस्टम है आपके सामने। ठीक, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, ये इस तरीके से घूम रहा है। आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है एन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए कि ये जस्ट रिमेन्स इन कांटेक्ट विद द टेबल। तो इसका मतलब जस्ट उस पॉइंट पे अपन को क्या जीरो कर देना चाहिए? हाँ, वंडरफुल। जरा ध्यान से देखिएगा, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा, पक्का? ठीक है, ये है एल, तो रेडियस कितना होगा? हाँ, टेंशन का वो कंपोनेंट जो सेंटर की तरफ है, टेंशन का वो कंपोनेंट जो सेंटर की तरफ है, कितना है? टी कॉस थीटा है, टी साइन थीटा, टी, ठीक है, बराबर क्या लिखोगे? एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, आर की वैल्यू क्या लिखोगे? एल साइन थीटा। क्या ये इक्वेशन किसी को समझ में आई या नहीं आई? टी को गायब करना है, दूसरी इक्वेशन, ऊपर वाला फोर्स बराबर, ऊपर कौन सा फोर्स आएगा? टी कॉस थीटा बराबर नीचे वाला फोर्स, नीचे कौन होगा? एम जी। डिवाइड बोथ द इक्वेशंस, डिवाइड बोथ द इक्वेशंस। यहाँ पे आप कॉस थीटा की वैल्यू इस ट्रायंगल से लिख सकते हैं, क्योंकि ये हाइट आपको h दी हुई है। कितनी दी हुई है? h, और ये लेंथ क्या दी हुई है? l। तो आपको दिखाई दे रहा होगा इस ट्रायंगल में कॉस थीटा बराबर, बचपन में पढ़ाया गया था, थोड़ा टफ तो है, ठीक है, इंजीनियरिंग लेवल की बात है, ठीक है, अगर IIT तक पहुंच गए तो वहां पढ़ाया जाएगा आपको कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है h बटे l। क्या इन दोनों को डिवाइड कर दें? देखो डिवाइड करोगे तो देखो ये वैसे कट गया है ना, t से t वैसे कट गया। डिवाइड करोगे तो 1 cos थीटा, ओमेगा की वैल्यू यहां से उठा के पुट कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा। हाँ बेटा, हाँ तो क्या, वही तो बताया था, नींद खुल गई तुम्हारी बेटा? क्या लिखा हुआ नीचे? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n सो दैट इट रिमेन्स इन कॉन्टैक्ट। तो जस्ट हम उस समय की बात कर रहे हैं जब ये अपना कॉन्टैक्ट क्या करने वाला है? छोड़ने वाला है। तो उस समय नॉर्मल जस्ट क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, नॉर्मल आएगा, लेकिन उस पॉइंट पे नॉर्मल की वैल्यू किसके बराबर कर देंगे? 0। ये समझ आ रहा है हमने यहाँ नॉर्मल क्यों नहीं लगाया? क्योंकि हम उस समय की बात कर रहे हैं जब ये जस्ट अपना कॉन्टैक्ट क्या करने वाला है? लूज करने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8 वाले क्वेश्चन में दोनों रस्सियों में टेंशन की वैल्यू सेम होगी। दोनों रस्सियों में टेंशन की वैल्यू क्या होगी? सेम। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि पूरी रस्सी क्या है? सेम है। ये क्वेश्चन होना चाहिए था, इसमें ऐसा कुछ नहीं है बताने लायक, ठीक है। और प्लीज आप लोग थोड़ा सा एफर्ट करें, है ना, मतलब जेई की तैयारी कर रहे हैं, कोई बोर्ड एग्जाम या नीट एग्जाम की तो तैयारी कर नहीं रहे, है ना। और जेई एग्जाम के लिए हमें अपने एटीट्यूड को चेंज करना पड़ेगा। अगर हम अपने एटीट्यूड को चेंज नहीं कर पा रहे हैं तो सिंपल सी बात है कि हम सही रास्ते पे नहीं चल रहे। अभी इस बैच में कौन आ रहा है, कहां से आ रहा है, मैंने कभी किसी से पूछा क्या? नहीं पूछा, ठीक है, और ना पूछने वाला हूं। लेकिन जेई की प्रिपरेशन मेरे हिसाब से चलेगी तो तुम्हें अलाउ किया जाएगा। जिस दिन मुझे लगने लगा कि जबरदस्ती का टाइम पास कर रहे हैं, एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं, सेम प्रोफाइल के क्वेश्चन जो आपको क्लास नोट्स में कराए जा रहे हैं वो जबरदस्ती डाउट में आप लोग पूछ रहे हैं, या इस क्लास का टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो उस केस में फिर मेरे हिसाब से डिसाइड होगा कि कौन इस बैच में बैठेगा और कौन नहीं बैठेगा। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है, क्योंकि देखो भाई, मैं अगर ये लेवल है तो मैं तो इसको मेंटेन रखूंगा और कोशिश करूंगा कि मैं इससे और ऊपर जाऊं, है ना। क्यों सर? अब तुम्हारा लेवल बिल्कुल ये है, ये वाला, तो दो तरीके हैं, या तो मैं तुम्हें खुश करूं, और खुश करने का तरीका क्या है? मैं अपने लेवल को क्या कर दूं? गिरा दूं।
और तुम्हें बहुत आसान आसान सी चीजें बताता रहूं, तालियां बजवाता रहूं क्लास में, तुम भी खुश रहोगे, मैं भी खुश रहूंगा। आसान आसान सवाल बताता रहूंगा और तुम्हें रोज कॉन्फिडेंस दिलाता रहूंगा, देखो भाई बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। तो तुम इन सब चीजों में, माहौल में एकदम मस्त रहोगे, खुश रहोगे। लेकिन वो मैं करने वाला नहीं हूँ, वो मैं करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ क्यों गद्दारी करूं। अब जेई का लेवल अगर ये है तो वो तो हमें मेंटेन करना पड़ेगा। अब जेई में अगर अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वहां पे कॉन्सेप्चुअल बातें होती हैं, फिजिक्स की अच्छी बातें होती हैं, तो हमें करनी पड़ेगी। अब तुम ये कहो कि सर नहीं सर टफ लग रहा है, सर आसान सवाल करा दो सर या फिर सर ये सारी चीजें मुझे समझ नहीं आती, कोई शॉर्ट ट्रिक बता दो, तो नहीं है। तुम खुद अपनी चॉइस से आए हो, फोर्स थोड़ी ना किसी ने किया। तो या तो धीरे धीरे करके अपने लेवल को बढ़ाओ, एफर्ट्स मारो, नहीं बढ़ रहा दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं जो बोलूं आप बस करते जाओ, धीरे धीरे पहुंच जाओगे। लेकिन ये कोशिश मत करना कि मैं आपके हिसाब से डल जाऊं। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, समझ में आ रहा है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि मैं आपके हिसाब से चलूंगा। आप मेरे हिसाब से चल पा रहे हैं तो ठीक है, और नहीं चल पा रहे कोई दिक्कत नहीं। भीड़ को पढ़ाने का कोई शौक है नहीं, ये मैं बता चुका हूं। इतनी भीड़ पढ़ाई है, इतनी भीड़ पढ़ाई है कि पुरानी हिस्ट्री देख लोगे तो तुम्हें देखकर ही समझ आ जाएगा कि यहाँ पर पैर रखने की जगह भी नहीं मिला करती थी। अगर आज से 2-3 साल पुराने अगर तुम क्लासेस देख लोगे तो पता चल जाएगा। तो वो चाम खत्म हो चुका है ना। हर लाइफ में इंसान एक चाम अचीव करता है ना, तो ऐसा ऐसा चाम अचीव कर लिया कि लोग खिड़कियों पे लटके हुए हैं, क्लास के बाहर गेट खुले हुए हैं, बाहर भी लोग बैठे हुए हैं। मैं पूछता था भाई बाहर से बोर्ड दिखाई नहीं देता, बैठे क्यों? बस सर आवाज सुन के ही फिजिक्स सीख जाऊंगा मैं तो इस लेवल पर जाकर के चाम देखा है ना। अगर आप 2017-18 का अगर कोई वीडियो मिल जाए या कोई तुम्हें स्टूडेंट मिल जाए तो वो तुम्हें बताएगा कि किस लेवल पर हमने मतलब खेल खेला है। तो अब उस लेवल का खेल खेलने का शौक है नहीं। अब क्या है कि अब दबंगगिरी से अपने हिसाब से चलेंगे, ठीक है। अब हम डिसाइड करेंगे कि कौन बैठेगा और कौन नहीं बैठेगा। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर पढ़ने का शौक है, फिजिक्स सीखने का शौक है, आप पढ़ना चाहते हैं पढ़ें। लेकिन वही बात है कि भैया टर्म्स एंड कंडीशन कौन डिसाइड करेगा? मैं डिसाइड। होमवर्क करना है तो करना है, रेगुलरली करना है तो करना है, दैट्स ऑल, ठीक है। चाहे 50 क्वेश्चन मिले, 100 क्वेश्चन मिले, होमवर्क बहुत ज्यादा है तो भी करना है। सर टाइम नहीं है, रात को जगो, मुझे नहीं पता, कुछ भी करो, ये सेकंड ऑप्शन तो है ही नहीं कि सर टाइम नहीं मिला, ये तो मैं सुनने के लिए तैयार ही नहीं। तो अगर बिल्कुल पक्की तरीके से मजबूत हो, और मार भी पड़ेगी, बता देना, स्पेशली तुम लोगों में, लंगूरों में तो है ना, तुम में तो जबरदस्त मार भी पड़ेगी, ठीक है। तुम्हें लग रहा होगा सर मार भी पड़ती है, पता नहीं मतलब कोई पीटता वीटता है या नहीं पीटता, लेकिन मेरे पुराने स्टूडेंट से पूछ लेना, मैं बहुत जबरदस्त पीटता हूँ और मुझे पीटने में बहुत मजा आता है क्योंकि पुराने रिकॉर्ड्स भी ऐसे ही है। और दूसरी बात क्या है कि मुझे ऐसा लगता है कि आप सब लोग पढ़ाई जो है वो इंटरेस्ट के कारण थोड़ा ना कर रहे हैं, ये मजबूरी है। और मजबूरी में कोई भी काम करने का इच्छा कहाँ करती है, किसी का शौक थोड़ा ना अंदर से कि हाँ सर मेरा इंटरेस्ट है। बहुत कम लोग होंगे, ज्यादातर लोगों का तो ये है सर आईआईटी में जाना है बस उसके बाद कौन पढ़ाई लिखाई क्या, कसम से किताब खोल के नहीं देखेंगे उसके बाद, बस एक बार बस सिलेक्शन हो जाए, है ना यस सर, है ना। तो मैं ये जानता हूं कि भाई जब इंसान कोई काम मजबूरी में कर रहा होता है तो उसे इंटरेस्ट नहीं आता। क्या नहीं आता? और इंटरेस्ट दिलवाना हमें आता है, वो हम दिलवा देंगे, तुम टेंशन मत लो, ठीक है। तुम्हें ऐसा इंटरेस्ट आएगा जैसे तुम कसम खा के बैठे होगे, पढ़ा के दिखा आज की जनरेशन में ये गैप है, आज की जनरेशन ये कहते हैं अच्छा तू फिजिक्स पढ़ाएगा, चल ट्राई कर ले, पहले भी बहुत आए थे और तो इसमें अब दो पैटर्न होते हैं। कुछ लोग सोचते हैं ठीक है पढ़ना होगा तो पढ़ लेगा, नहीं पढ़ना तो ठीक है बाहर में जाए भाई, अपन को क्यों। लेकिन अपन का एटीट्यूड दूसरा है ना, अपन क्या दिल पे ले लेता है अपन के साथ वो वाली कंडीशन नहीं है कि नहीं पढ़ना तो कोई दिक्कत नहीं, अपन पे फर्क नहीं पड़ेगा। अपन के साथ ये पंगा है तू भी देख ले, पढ़ा के तो मैं दिखाऊंगा तेरे को तो भाई ये है कि चलेगी तो अपनी, है ना। तो भाई रगड़ के अगर मेहनत करनी हो तो ही आना, और अगर ना इच्छा हो तो भाई साहब साफ साफ बोल रहा हूँ कि कोशिश मत करना क्लास आने की इस बैच में। अदरवाइज क्या होगा, किसी दिन पकड़े गए अगर, तो उस दिन फिर वो वाला रूप देखोगे तुम जो देख करके सच में तुम फिर घबरा जाओगे, है ना। वैसे ऑनलाइन में कभी कभी देखा भी होगा, लेकिन ऑनलाइन में तो तुम्हें झलक मिलती थी 2D में, है ना वो सिर्फ एक झलक थी क्योंकि वहां कुछ और किया नहीं जा सकता था। लेकिन आज 3D में जब 3D विजुअलाइजेशन होगा तो तुम इमेजिन कर सकते हो कि फिर क्या होगा, है ना। तो, तो फील लेने की ज्यादा इच्छा है तुम्हारी, है
चलो भाई फील ही दिलाएंगे इनको, ठीक है। चलिए कम बैक टू द ट्रैक, ठीक है। हाँ भाई ठीक, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 में है तो बहुत आसान क्वेश्चन, एक ही लाइन में हो जाता है। स्पीड ऑफ रिवॉल्यूशन पूछा गया है। एक बात बताओ, मैं ये बोल सकता हूं अगर यहाँ टेंशन टी होगी तो यहाँ भी टेंशन क्या होगी, टी होगी। ये बात आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये एंगल ऊपर वाला 60 दिया हुआ है, तो ये एंगल 30 हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा 60। ये बात सही लिखी है क्या? तो देखो टी का वो वाला कंपोनेंट जो सेंटर की तरफ होगा उसको क्या लिखेंगे, टी cos 60 प्लस cos 30। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहाँ पे एक ही लाइन में आंसर आ जाता है, कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी, तुम वैल्यू भी पुट मत करो। ये है नेट फोर्स किसकी तरफ, टुवर्ड्स द सेंटर, बराबर क्या लिख सकते हैं, एम वी स्क्वायर बाय आर। क्या आर की वैल्यू दी हुई है, क्या दी हुई है, ठीक है पढ़ लो। नो सर, आर की वैल्यू आर है और क्या है ना, ठीक है। आर के टर्म्स में आंसर निकालना है, ठीक है। अब ऊपर के डायरेक्शन में जो फोर्स है उसको क्या लिखोगे, टी। अगर लिखना चाहो तो साइन 60 प्लस साइन 30, ये तो आएगा ही आएगा जनाब, बराबर क्या लिखोगे, एम जी। इंटरेस्टिंग बात पता है जनाब क्या है, एक्चुअली जो cos 60 की वैल्यू है वही, और जैसी डिवाइड मारोगे देखने में अलग अलग लग रहा है लेकिन है क्या, तो सीधे सीधे ये बराबर ये खत्म हो गया, v बराबर हार्ड। कैसा लगा मेरा मजाक, समझ आया? लोग वैल्यू पुट किए जा रहे हैं, √3/2 प्लस 1/2 जोड़े जा रहे हैं, काय को जोड़ रहे हो, खत्म हो गया ना, जबरदस्ती है। क्या ये समझ में आया क्या कॉन्सेप्ट है? मैंने उस दिन आपको बताया था कि देखो भाई मैं इक्वेशंस लिखना सिखा सकता हूँ, फिजिक्स क्या है वो बता सकता हूँ, लेकिन हजारों सवाल बन सकते हैं। लेकिन आप देख भी पा रहे होंगे जितने भी प्रॉब्लम अभी तक मैंने सॉल्व किए, क्या सारे के सारे क्वेश्चंस में सेम प्रोफाइल या सेम कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है? और मैं उम्मीद कर सकता हूं कि अगर पिछली क्लास में आप लोगों ने तमीज से मेरी बातों को सुना होगा, घर जाकर के नोट्स रिवाइज किए होंगे, तो गारंटी है इस बात की कि लगभग 70% क्वेश्चन तुमसे बन गया होगा। नहीं आ रही बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। 9th क्वेश्चन समझ में नहीं आता कि कहना क्या चाह रहा है। इसमें आंसर अप्रोक्सीमेट आ रहा है क्या? हाँ थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट आएगा, आई थिंक 1/99 90। हाँ थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा। देखो ध्यान से, ये एक ऐसे स्प्रिंग है, ठीक, ये मास का ब्लॉक है और ये ऐसे घूम रहा है। मान लो इस स्प्रिंग में जो इलोंगेशन आया वो कितने का आया, x का, लेकिन स्प्रिंग की अपनी नेचुरल लेंथ कितनी थी, l नहीं बेटा, वैल्यू है उसकी, ठीक है। जितने भी आगे बैठते हैं ना सारी वैल्यूज देख करके रखा करो, ठीक है। क्या है नेचुरल लेंथ, l, उस l की वैल्यू क्या है 0.5, है ना, ठीक है। एक बात बताओ, जो फोर्स लगेगा वो तो kx लगेगा, कितना लगेगा kx। हमें ओमेगा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ओमेगा। तो क्या हम बोल सकते हैं जो स्प्रिंग फोर्स है वो बराबर लिखेंगे m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। लोग गलती करते हैं आर भी x लिख देते हैं, लेकिन आर तो रेडियस है, रेडियस x के बराबर होगा या 0.5 प्लस x के बराबर होगा, खड़े हमारे पीछे, समझ गया, नॉन यूनिफॉर्म। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर आपको k की वैल्यू दी हुई है, सारी वैल्यूज दी हुई है, क्या पुट करके आप x निकाल सकते हो? यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है, बताओ भाई रत्नेश, क्या आ रही है, 1/98 मीटर, ये आती है भाई, 1/98 मीटर आती है। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 100/98, तो एग्जैक्ट आंसर मैच नहीं होता, लेकिन अप्रोक्सीमेट आंसर पास में कौन सा दिख रहा है तुम्हें, 1 दिख रहा है, ठीक है, इसलिए हमने 1 टिक कर दिया, ठीक है। अगर नन ऑफ दीज होता है तो हाँ क्या, इसको लिख लो, फाइंड द एलोंगेशन ऑफ अ स्प्रिंग नियरली, ठीक है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्लास नोट्स। किसका क्वेश्चन है, क्लास नोट्स का। आपको याद होगा डायनेमिक्स में सबसे पहला सवाल यही किया था। शीट सॉल्व हो गई,
ले आओ बेटा। नाइन्थ में चेंज कर लेना उसको, नियरली कर लेना। हाँ जनाब, कैसे हैं आप? क्या नाम है? तेज बोलो भाई। आरोस, कहां से? यूपी तो बहुत बड़ा है बे। यूपी में कहां से? प्रयागराज। इससे पहले किस बैच में थे? टी PM1। तो कहां थे इतने दिनों से? आ रहे थे। नींद कैसे आ रही है इतनी ज्यादा आज? हाँ, कौन सा वाला लिया है? हाँ? मतलब मैं जब से देख रहा हूं तुम बीच बीच में बार बार झटके ले रहे हो, है ना? बाज की नजर, चीते की चाल और आरवाई की मेमोरी पे शक नहीं किया करते हैं, है ना? और तुम जनाब कितने झटके ले चुके हो? कब लिए थे? अभी लेके आए हो क्या क्लास से पहले? इतना ही शौक है तो सुबह लिया करो। मुंह धो करके आओ जल्दी फटाफट। और नेक्स्ट क्लास से होमवर्क कंप्लीट करना, ठीक है भाई? हाँ। क्या करना है? पूरा कहाँ किया है? तो वही तो मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा बोला, मैंने सिर्फ ये बोला कि नेक्स्ट क्लास से होमवर्क पूरा कंप्लीट करना। यस, S1 क्वेश्चन नंबर 11 हो गया क्या? दो नॉर्मल लग रहे हैं, बात समझ आ रही है? वो इस तरीके से घूम रहा है, एक नॉर्मल सरफेस से लग रहा है, एक नॉर्मल साइड वॉल से लग रहा है। जो सरफेस से लग रहा है वो mg को बैलेंस करेगा, और साइड से लग रहा है वो क्या करेगा? सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करेगा। क्या प्रोवाइड करेगा? वंडरफुल। क्वेश्चन नंबर 13 दिया था क्या? याद रखना, ये जो 40 रिवॉल्यूशन पर मिनट लिखा हुआ है ये स्पीड नहीं है। वो लिखा तो इस तरीके से, आप पढ़ो, रेडियस 1.5 मीटर विद अ स्पीड ऑफ 40 रिवॉल्यूशन पर मिनट। लेकिन वो स्पीड नहीं है, यूनिट देख के समझ आ रहा है क्या है वो? एंगुलर स्पीड है। क्या हो गया सवाल? वंडरफुल। क्वेश्चन नंबर 14 एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन पूछा है। जनाब एक बात बताओ, ये 2m लटक रहा है, कहीं जा रहा है भाग के, तो टेंशन कितनी होगी? है? तो लो, खत्म हो गया सवाल। तो अपन ये कह सकते हैं ये जो m मास है, इस पे जो रस्सी यहाँ पे लटकी हुई है, इसमें टेंशन कितनी होगी? और ये जो टेंशन लग रहा है इस तरफ, ये क्या करेगा? क्या m इंटू AC के बराबर होगा? और AC कितना, क्या पूछा? ओमेगा पूछा ना? ओमेगा स्क्वायर इंटू आर की वैल्यू 1। क्या सवाल खत्म? क्वेश्चन नंबर 15 हो गया क्या? क्या हुआ भाई? क्लास नोट देखो भाई, क्लास नोट्स। ठीक, यस। क्वेश्चन नंबर 16 देखो ध्यान से। अब यहाँ पे ध्यान से पढ़ लेना, यहाँ पे नॉर्मल लगेगा। क्या लगेगा? नॉर्मल। और सिंपल सी बात है, नॉर्मल की वैल्यू पूछी जा रही है। क्या दिखाई दे रहा है आपको? ओमेगा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ओमेगा। ओमेगा कितना दिया हुआ है? ठीक है। अल्फा भी दिया हुआ है क्या? अल्फा कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। मास कितना है जनाब? 1 kg। फ्री बॉडी डायग्राम अगर बना है तो टेंशन लगेगी तो लगेगी या नहीं? नॉर्मल कहां लगेगा? mg कहां लगेगा? और कोई? और कोई? इन तीन के अलावा और कोई लगेगा? क्या सिखाया गया था? नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर बराबर किसके होगा? m इंटू AC को v स्क्वायर बाय r भी लिख सकते हैं, या फिर ओमेगा स्क्वायर r। तो बताइए सेंटर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो क्या t cos 30 है, बराबर m ओमेगा लिखना चाहिए क्योंकि ओमेगा दिया हुआ है। क्या लिखूंगा? m ओमेगा स्क्वायर इंटू r क्या है यहाँ पर? अब ध्यान से देखना, यही तो गड़बड़ हो जाती है गरीबों। ये जो रॉड है उसकी लेंथ दी हुई है, ये लेंथ आपको दी हुई है कितनी? 10 सेंटीमीटर। तो क्या आर की वैल्यू यही रखते हैं क्या? क्या ये होगा भाई? जो कि कितना? 10 साइन कॉस 30 कितना? तो 10 को लिख सकते हैं 0.1 मीटर इंटू कॉस 30। कॉस 30 की वैल्यू
तो r की वैल्यू 10 मत रख देना, कितनी रखी जाएगी 0.1 इंटू 3/2, तो यहाँ पे आप रख सकते हैं 0.1 इंटू √3/2। क्या आगे सॉल्व हो पाएगा ये? यहाँ से टेंशन आ जाएगी, क्या आ जाएगी टेंशन, क्योंकि इस इक्वेशन में तुम्हें मास ही अननोन दिख रहा है। कौन दिखाई दे रहा है? मास। अब जरा ध्यान से देखना, हाँ सॉरी, टेंशन आ जाएगी, मास पता है, मास पता है, क्या आ जाएगी टेंशन। वर्टिकल डायरेक्शन में, प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या नेट फोर्स 0 होता है? क्या ऊपर वाला फोर्स बराबर? तो जरा देख के बताना ऊपर वाला फोर्स कितना है? T sin 30 प्लस नॉर्मल, क्या ये नीचे वाले के बराबर होगा? खत्म हो गया। ऊपर से T निकाल लो, क्या निकाल लो? T, यहाँ पुट कर दो, n आ जाएगा, n की वैल्यू 5 आ जाती, कितनी आ जाती है? 5। क्या सही बोल रहा हूँ क्या? बन रहे हैं सवाल की नहीं? पक्का? क्वेश्चन नंबर 18, क्लास नोट्स ठोक करके पढ़ा करो, नालायकों पढ़ा करो। ये नोट्स अपने लिए बना रहे हो या किसी और के लिए बना रहे हो? किसी और के लिए? अच्छा, जो 15-20 मिनट तक जो क्वेश्चन मैंने बहुत देर तक एक्सप्लेन किया था, याद है? फ्रिक्शन लगेगा, डायरेक्शन चेंज करेगा, सेम क्वेश्चन है वो। 2/3 आंसर आ रहा था अपना। O1 में कौन सा दिया था? आ जाओ भाई। हाँ भाई, 15 15 15 हो गया, हो गया। 15 16 16 हो गया, ठीक है। और कौन सा था? 17 छोड़ देना, अभी पढ़ाया नहीं है। 17 छोड़ दो, 17 अभी छोड़ दो, अभी पढ़ाया नहीं है, जब टॉपिक पढ़ा दूंगा तो समझ आ जाएगा। तुम्हारा आंसर आ रहा होगा बी और आंसर दिया है सी। ठंड रखो, ठंड, ठीक है। हाँ बेटा, ठंड रखो, मना किया ना अभी नहीं। और इसके बाद क्या दिया था? O2 में आ जाओ। यस, अभी आ रहे हैं। O2 में क्वेश्चन नंबर 9 दिया था क्या होमवर्क में? ठीक है, देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 9, अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तो ये क्वेश्चन में क्या है, एक पार्टिकल ऐसे सर्कुलर कर रहा है, लेकिन जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर रखा है वो प्लेटफॉर्म आगे की तरफ जा रहा है। क्या ये दिखाई दे रहा है? अगर मैं आपसे पूछूं ये सर्कुलर मोशन किस फ्रेम में कर रहा है, ग्राउंड फ्रेम में या उस ट्रेन के फ्रेम में? ग्राउंड में तो ये लगेगा नहीं, ग्राउंड में तो ऐसा लगेगा जलेबियां बन रही है, क्योंकि इस तरीके से घूम तो रहा होगा, लेकिन जब ये घूम रहा होगा तो साथ ही साथ कहां जा रहा होगा? आगे। तो अपन कह सकते हैं चलो भाई जलेबी बनने दो, लाइक दिस। सर यही बनानी है एक्चुअली, यही मिलेंगे सर तलवंडी में, आपको तो 1000 रुपए किलो मिलेगी, ठीक है, लेकिन इससे अपन को कोई लेना देना नहीं है। ये कहाँ जा रहा है, क्या हुआ? ठीक है, इससे तो अपन को कोई लेना देना नहीं है। मुद्दे की बात पर आते हैं। पहले इस बात को समझो, जब ये ऐसे घूम रहा है, ठीक है, जब वो इस वाले पॉइंट पर होगा, ऐसे चल रहा है, इस वाले पॉइंट पर उसकी स्पीड v इधर होगी, ट्रेन के फ्रेम में। किसके फ्रेम में? और इस वाले पॉइंट पर उसकी स्पीड इधर होगी, लेकिन ये ट्रेन के जिस प्लेटफॉर्म पे रखा हुआ है वो खुद आगे v से जा रहा है। एक बात बताओ, ये पॉइंट v से चल रहा है और ये पूरा v से आगे जा रहा है, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम में कितनी हो जाएगी? हाँ पक्का? और जब ये इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो 0। कितनी? 0। क्यों 0? समझ आ रही है? क्योंकि ये पीछे ये आगे। सर ये समझ नहीं आया, ये आप लिखते कैसे हैं? ये ऐसे लिखते हैं जो बचपन में आपको सिखाया गया था। अगर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन ये देखें तो ये होती है क्या? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। इसको इधर ले जाए तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बराबर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। क्या समझ में आया कुछ? तो ये है वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन और ये वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। तो v और v का रिजल्टेंट कितना आएगा? 2v। तो 2v और 0 के बीच में कुछ भी हो सकता है। 2v मैक्सिमम होगा और 0 मिनिमम होगा।
देख लो, मैक्सिमम स्पीड क्या 2v आ रही है और मिनिमम स्पीड क्या आ रही है 0 ग्राउंड फ्रेम में। किसके फ्रेम में? ग्राउंड फ्रेम में। अब टेंशन की बात कर लेते हैं। मुझे एक बात बताओ, ये सर्कुलर मोशन ग्राउंड फ्रेम में कर रहा है या इसके फ्रेम में? इसके फ्रेम। तो इसी के फ्रेम में बात करते हैं ना। ये एक इनर्शियल फ्रेम है, नॉन इनर्शियल फ्रेम? जो फिजिक्स का अच्छा स्टूडेंट है उन्हीं को समझ आएगा, हर किसी को समझ में नहीं आएगा, ऐसा लगेगा बहुत बढ़िया बात बताइए, ठीक है। ये एक इनर्शियल फ्रेम है क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। किससे? तो अगर मैं इस पे जाकर के बैठ जाऊं तो क्या मुझे कोई स्यूडो लगाने की जरूरत है क्या? कोई स्यूडो लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस ट्रेन का कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो बढ़िया ना, बैठो आराम से, चिल करो, पकड़ो तो लो, क्या दिक्कत है। अब इस पे बैठ करके देखेंगे तो सिंपल सा बात है, ये हमें वी से मूव करता हुआ दिख रहा है वो, और वी से मूव करता हुआ दिख रहा है, तो डायरेक्ट टेंशन क्या बोली जा सकती है? एम वी स्क्वायर बाय एल। बात खत्म। नहीं आई बात समझ? ठीक है, वंडरफुल। इट वाज द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 को स्टार मार्क कर, स्टार मार्क कर। इस तरीके के सवाल बहुत पूछे जाएंगे। समझ ही नहीं आ रहा होता, इतने मॉड लगे होते हैं, सब लगता है बहुत अच्छा लग रहा है देख करके। कोई है जिससे सवाल सही हुआ पहले अटेम्प्ट में? ग्रेट, वंडरफुल। मतलब पढ़ाई लिखाई चल रही है तुम लोगों की। ये मैंने बताया है और आप लोगों से सही होना चाहिए था, ठीक है। dv बाई dt अगर ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये क्या है? वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज देता है ए नेट। अगर इसका मॉड लगा दूं पूरे का तो इसका मतलब है ए नेट का मैग्नीट्यूड। क्या ये बात समझ आती है? वंडरफुल। अगर अपन ऐसा करें, इस डंडों को हटा करके अंदर लगा दें, तो कुछ लोगों को लगता है क्या फर्क पड़ता है, डंडे बाहर लगे हैं अंदर लगे हैं, डंडे तो लगे ही है ना। लेकिन बहुत फर्क पड़ता है भाई। जैसे ही अंदर चला गया तो इसको पढ़ने का तरीका ही बदल गया। ये था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। और स्पीड को कौन चेंज करता है? तो ये ए नेट नहीं है, क्या है? एटी। क्या ये बात समझ आती है? और आपको एक बात और पता होगी कि जो ए नेट होता है, अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो ये बोलूंगा कि वो एसी और एटी का क्या होता है? रिजल्टेंट। एसी वेक्टर प्लस एटी वेक्टर। अगर इसका मैग्नीट्यूड लिखना चाहूं तो ऐसे लिखूंगा, स्क्वायर रूट ऑफ। पहले ये बताओ, ये सब पता है कि नहीं पता है? क्या बात करो, सबको पता है क्या भाई? चलो भाई अब पढ़ना शुरू करते हैं। देखना, ए ऑप्शन में बोल रहा है ये और ये ऑलवेज इक्वल होते हैं, हो सकते हैं, शर्त क्या है? एसी क्या हो? 0। और एसी 0 होने का मतलब डायरेक्शन चेंज, मतलब पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। मतलब जनाब काइनेमेटिक्स 1D में, किसमें? क्या 1D मोशन एक स्ट्रेट लाइन मोशन था? क्या हम कह सकते हैं सिर्फ 1D मोशन में ऐसा हो सकता है कि ये वाला और ये वाला दोनों क्या हो? बराबर, क्योंकि वहां पे एसी क्या होता था? 0। कैसा लगा? वाह वीरू, मजा कर दिया दोनों तो। नेक्स्ट पार्ट, मे बी इक्वल, ये तो हम बात करें। यस ये सही है। सी ऑप्शन कह रहा है कैन बी 0 वाइल इज नॉट 0। देखना सुनना क्या मजाक कर रहा है। वो कह रहा है कि ये जो है ये 0 हो जाए। क्या हो जाए? 0। और ये वाला टर्म क्या रहे? नॉन 0। कैसा हो सकता है? हुआ तो है यूनिफॉर्म में। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एटी क्या था? क्या ए नेट 0 था? क्या ए नेट की वैल्यू एसी के बराबर थी? देखो, जो लोग घर जाकर के रोज पढ़ रहे हैं उनको तो समझ आ रहा होगा, और जो लोग रोज नहीं पढ़ रहे हैं उनको सारे एटी एसी ए नेट सब एक जैसे लग रहा होगा। ऐसा लग रहा होगा नाम अलग अलग है लेकिन भगवान तो एक ही है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नाउ कम टू द डी ऑप्शन। अगर आप यहां ध्यान से पढ़ें तो ये क्या लिखा हुआ है? एटी नॉट इक्वल टू 0 इंप्लाइज ए नेट नॉट इक्वल टू 0। सही बात है यार। अगर ये वाला टर्म नॉट इक्वल टू 0 हुआ तो गारंटी है कि ये भी क्या आएगा? नॉट इक्वल टू 0 आएगा। क्लियर? ठीक है, इसके बाद कौन सा था? यस 11th। होना चाहिए था यार। क्या मैंने वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए विद रेस्पेक्ट टू बी निकालना नहीं सिखाई है क्या? सिखाई है क्या? तो देख लेते हैं यार एक बार। ए बी सी, ये जा रहा है इस डायरेक्शन में v से, ये जा रहा है इस डायरेक्शन में v से। अगर मुझसे ये पूछा जाए जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन में, कौन सा ऑप्शन बताऊं? बताओ ए बी सी डी में। सी, ए विद रेस्पेक्ट टू सी, मतलब मुझसे क्या पूछा जा रहा है? ओमेगा ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू सी। सी कहां जा रहा है? ऊपर जा रहा है।
यही है। क्या पूछा जा रहा है? ओमेगा ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू सी। एक तरीका बताया था, ए विद रेस्पेक्ट टू सी के फ्रेम में चले गए, सी के फ्रेम में चले गए। अगर सी के फ्रेम में गए तो सी की वेलोसिटी को उल्टा करके क्या कर दो? जोड़ दो। किस में जोड़ते हैं? ए में जोड़ दो। ये लो जोड़ दिया। तो अपन ये बोल सकते हैं सी अगर ए को देख रहा है तो इसके उल्टा करके वेलोसिटी जोड़ेंगे तो ये v, और दूसरी वेलोसिटी इधर है, ये रही v। ये एंगल कितना है? 60। इसके बाद अगला काम क्या होता था? परपेंडिकुलर। कौन सा? परपेंडिकुलर। उस लाइन के परपेंडिकुलर। एक बात बताना मुझे जल्दी से, ये वेलोसिटी तो ऑलरेडी लाइन के अलोंग है, तो इसका तो कोई भी कंपोनेंट परपेंडिकुलर आएगा ही नहीं। परपेंडिकुलर सिर्फ इसका ही आएगा, और वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना होगा? v cos 60 या sin 60? v sin 60। अगर ओमेगा लिखना है a विद रेस्पेक्ट टू c तो मैं क्या लिखूंगा? v। समझ में आ रहा है? sin 60 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है? a। पढ़ो। अब लोग कहेंगे सर आंसर तो मैच नहीं कर रहा। ऑनलाइन वाले तो सोच ही रहे होंगे हाँ बात तो सही है, सर को लगता है अच्छे से होमवर्क कंप्लीट करके नहीं आया अपना। साइन 60 को अगर मैं कल जनाब cos 30 लिख दूं तो तुम्हें तकलीफ हो जाएगी क्या? खत्म होगा। अब पूछा जा रहा है इन विच डायरेक्शन, पॉजिटिव या नेगेटिव। ये देखने का तरीका बताया। ये इसको देख रहा है, कैसे घूमता हुआ दिख रहा है? ऐसे। कौन सा सेंस है? एंटी क्लॉकवाइज सेंस में फिंगर्स को करो। कर का अंदर या बाहर? अंदर या बाहर? क्या बात कर रहे हो? एक बात बताओ, क्या ओमेगा ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू सी बराबर ओमेगा ऑफ सी विद रेस्पेक्ट टू ए होगा या आगे माइनस आएगा? क्या आगे माइनस आएगा? पक्का? याद है ए विद रेस्पेक्ट टू सी वही होगा जो सी विद रेस्पेक्ट टू ए होगा। यहाँ रिलेटिव वाले सस्ते सस्ते कॉन्सेप्ट, मतलब वो भी सस्ते नहीं थे। और इसके बाद क्या था? 12 और अभी इतने बचे हुए हैं। चलो कोई ना, बात मत करो, बात नहीं, बिल्कुल शांत। अगर होमवर्क करोगे तो ही मेरी क्लास में कुछ समझ आएगा और मजा आएगा। फिजिक्स में नहीं करोगे तो मेरी क्लासेस ऐसी बोरिंग लगेंगी, है ना? क्योंकि मेरी क्लासेस में लगभग ऐसे ही हुआ करेगा कि लगभग 1 घंटा डिस्कशन में चला जाया करेगा, जो समय बचा करेगा उसमें पढ़ाया करूंगा। क्योंकि मुझे लगता है कि फिजिक्स इज ऑल अबाउट डिस्कशन। ठीक है, आप सॉल्व करके आए, आपने अपनी स्किल्स का यूज किया, मैं अपनी स्किल्स का यूज कर रहा हूँ, और जब दोनों की स्किल्स मैच हो जाएंगी उस दिन फ्रीक्वेंसी मैच हो जाएगी, जेई में सिलेक्शन हो जाए। ये केमिस्ट्री तो है नहीं। केमिस्ट्री तो है नहीं है। इट्स अ वन वे कन्वर्सेशन चल रहा है भाई। और कहीं पूछ लिया सर ऐसा क्यों? एक्सेप्शन है। तो ये है भाई, फिजिक्स की क्लास का फंडा बहुत क्लियर है। आप जितना ज्यादा होमवर्क करेंगे, जितना डिस्कशन को ध्यान से सुनेंगे, एक एक बात को प्रॉपर नोट डाउन करेंगे, घर जाकर के उन प्रॉब्लम्स को दोबारा सॉल्व करेंगे जो आपसे फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुए हैं, तो डेफिनेटली आप सही रास्ते पे जा रहे हैं। और आप ये सोचेंगे यहाँ तो हम फिजिक्स पढ़ने आए थे, सर ने बताओ डिस्कशन करा के वहां टाइम वेस्ट कर दिया। तो मत आना यार, ठीक है? तो कहीं और कर लेना क्लास उसके लिए, ठीक है? क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, ठीक है? ये कुछ बढ़िया सी इक्वेशन लिखी हुई है, देख कर ही एकदम से हालत खराब हो जाती है। एक्स स्क्वायर, वैसे अगर ध्यान से देखें तो एक सर्कल की इक्वेशन है। पढ़ लिया क्या सर्कल? अच्छा, अभी तो स्ट्रेट लाइन चल रहा है। क्या चल रहा है? स्ट्रेट लाइन चल रहा है, ठीक है। हमें यहाँ से एक्सेलरेशन तक पहुंचना है। सर क्यों? क्योंकि ऑप्शंस में इसी के बारे में कुछ पूछा गया है। तो देखो मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? डिफरेंशिएट टाइम के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? टाइम। देखना थोड़ा अजीब सा लगेगा क्योंकि चेन रूल तुम्हें आता नहीं ना अच्छे से, इसलिए, है ना? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी। नहीं समझ आए तो भी लिख लेना, ठीक है? जब 12th में जाओगे तो समझ आ जाएगा। वैसे मैंने पढ़ाया, वी स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे? 2v इंटू डी वी बाई डी टी। वन का डिफरेंशिएशन, क्या बात है, तुम्हें आता है वन का डिफरेंशिएशन? टू तो क्या यार, ऐसा लग रहा है ये जीवन में पहले कभी देखा है। dx बाई dt क्या v होता है क्या? और मैंने सुना है dv बाई dt भी कुछ होता है। तो जरा ध्यान से देखना, इसको उधर ले जाते हैं तो x इंटू वी बराबर माइनस के v इंटू ए, v से v, तो x बराबर, इसका मतलब क्या हुआ? पोजीशन और एक्सेलरेशन दोनों एक दूसरे के क्या रहेंगे? अपोजिट। क्या रहेंगे? अपोजिट।
अब पढ़ लेते हैं। व्हेन एक्स इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, सही है गलत? एक्स इज नेगेटिव एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, सही है गलत? बहुत बढ़िया, ठीक है। अब आ जाते हैं, ये पूछा जा रहा है यहाँ पर एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा। एक बात बताओ मुझे, ये पॉइंट कितनी दूरी पर है? एंगल कितना है? 45। अगर आपने कभी सर्कल की इक्वेशन पढ़ी हो तो मैं आपको बता दूं, सर्कल की जो जनरल इक्वेशन होती है वो होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। जनरल नहीं, वो सर्कल जिसका ओरिजिन कहां पर है? सेंटर पर, ये होती है। अरे आर क्या होता है? क्या इसको इससे कंपेयर करें? ये याद रखना, ऐसा होता है, आगे जाके सर्कल में पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। रेडियस कितना हुआ इसका? 1। कितना हुआ? 1। तो अपन बोल सकते हैं रेडियस कितना? 1। अगर मैं जनाब आपसे ये पूछना चाहूं किसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, क्या बता पाओगे? बताओ 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 यार, क्या दिखाई दे रहा है? 1 cos 45। cos 45 की वैल्यू सुनिए 1/√2 होती है। क्या तुम्हें पता है क्या ये बात? तो यहां पर आप देख पा रहे हैं एट क्यू एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड पूछा है और आपको पता है कि x बराबर क्या है? -a। तो जो x का मैग्नीट्यूड होगा क्या वही a का मैग्नीट्यूड होगा? क्या 1/√2 बोल सकते हैं? दोबारा बताऊं कैसे आया 1/√2? देखो ये 1 है, ये 45 है, तो ये कितना हो जाएगा? एक्सेलरेशन डी ऑप्शन। एक्सेलरेशन इनफाइनाइट हो ही नहीं सकता। क्या यहाँ पे x की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी क्या? आपको साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी? 1,0। मतलब x की वैल्यू 1 होगी, v की वैल्यू क्या होगी? 0। तो x1, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा? 1। इनफाइनाइट नहीं हो सकता, इनफाइनाइट नहीं हो सकता। ठीक है भाई, ये था क्वेश्चन नंबर 12। कौन सा था? 12। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। बढ़िया क्वेश्चन है, स्टार मार्क करो। चलो, कोई है जिससे हुआ? सी पार्ट नहीं हो पा रहा होगा सर, यहाँ एक भी नहीं हुआ, तुम क्या बात कर रहे हो? चुपचाप बताओ ना पूरा क्वेश्चन। यहाँ तो हमने पढ़ने से पहले ही छोड़ दिया था, जैसे लिखा था आंट ट्रैवल, ओ माय गॉड। ये चीटे वीटे चल गए यहाँ तो भाई, ठीक है। देखिएगा भाई, सवाल बहुत आसान है, बस समझ में आना चाहिए कि हो क्या रहा है। क्वेश्चन पढ़ लिया क्या आप लोगों ने? देखो एक रॉड है इस तरीके से, और इस रॉड पे यहाँ से एक कीड़ा लाइक यू, ठीक है, वो यहाँ से चलना शुरू करता है इस डायरेक्शन में। लेकिन चलने की ये शर्त है कि वो चलते दौरान उसकी स्पीड हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। और ये जो रॉड है ये ऐसे ओमेगा से घूम रहा है, ये रॉड इस तरीके से कैसे घूम रहा है? ओमेगा से, ठीक। कुछ समय बाद मान ले रॉड इधर पहुंच गया, पहुंचेगा ना कहीं ना कहीं तो बताना अगर ये रॉड थीटा घूम गया, पीछे वाली जनता बताएगी, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी? ओमेगा टी होगी। बहुत बढ़िया। एक चीटा अगर यू वेलोसिटी से चल रहा है, यू स्पीड से, तो बताना अगर यहां से चलना शुरू करेगा तो टी टाइम में वो कितना डिस्टेंस आगे पहुंच जाएगा? है? क्या बात है यार, क्या ये समझ में आ रहा है? यूटी डिस्टेंस आगे पहुंच गया होगा, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। अब वो यहां पर है, देखो, अब इस पॉइंट पर उसके पास दो स्पीड होंगी। एक स्पीड तो उसके खुद के चलने की वजह से, जो कि रॉड के अलोंग होगी, कितनी होगी? यू, जो कि दी हुई है। और एक स्पीड इस डायरेक्शन में और होगी, जो कि रॉड के घूमने की वजह से होगी। अरे नहीं आया भाई? अरे आया कि नहीं आया भाई? मतलब यहाँ पे जब ये रॉड इस तरीके से घूम रहा है तो रॉड की वजह से अगर रॉड के ऊपर किसी को बिठा दें तो उस पर वेलोसिटी होगी या नहीं होगी? और वो स्पीड कितनी होगी? आर ओमेगा। कितनी होगी? आर ओमेगा। आर है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ये डिस्टेंस कितना है? तो क्या मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ यूटी इंटू ओमेगा? कैसा लगा? क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि इस समय इंसेक्ट के वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हैं? इसको पढ़ने का तरीका ये है कि वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हैं, यू और वी। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? टफ सवाल है थोड़ा, कितना है? 90 है। तो अगर इन दोनों का रिजल्टेंट आपसे पूछूं, रिजल्टेंट कितना लिखेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस यू टी ओमेगा का होल स्क्वायर। सो गए? समझ आ रहा है? क्या यू स्क्वायर बाहर कॉमन ले लें? अगर यू स्क्वायर बाहर कॉमन लेंगे तो जैसे यू स्क्वायर बाहर आएगा तो अंदर बचेगा 1। क्या बात है यार, मैथ्स माई स्ट्रॉन्ग है। खड़े हो जाओ, तुम्हारे पीछे, तुम्हारे भी पीछे, तुम्हारे भी पीछे, जिसने ब्लैक मास्क लगा रखा है। ये वाला क्वेश्चन क्यों अटेम्प्ट नहीं किया?
क्या? तो पढ़ना तो चाहिए था ना, ट्राई तो करना चाहिए था ना, तुमने तो बिना पढ़े ही छोड़ दिया। तुमने तो अटेम्प्ट ही नहीं की एक्सरसाइज। की है? पूरी की है? कहाँ तक अटेम्प्ट किए थे? हाँ, बैठो। शीट कहाँ है तुम्हारी? शीट शीट, ये तो नोट्स कॉपी है। हाँ ठीक है। ये आ गया स्पीड, ये क्या आ गया? स्पीड आ गया। देखना जरा स्पीड कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन मैच हो रहा है क्या? अब सर सोच रहे हो सर ए तो बता देते। ए तो भाई 5वीं क्लास का बच्चा भी बता देगा। एक बात बताना तुम, ये डिस्टेंस आर पता है, थीटा कितना है? ओमेगा टी। अगर मैं पूछ लूं इस पॉइंट पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, आर कॉस थीटा होगा या नहीं होगा? तो यू टी कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू ओमेगा टी, और वाई कितना होगा? यू टी साइन ओमेगा टी। क्या समझ आया नहीं आया? अगर आर वेक्टर लिखना चाहते हो पोजीशन वेक्टर, तो क्या एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप लिख पाओगे? ये लो। और एक और तरीका स्पीड निकालने का, ये लिख लो, इसको डिफरेंशिएट कर दो। मैथ्स तुम्हारी स्ट्रॉन्ग है, घर पे करना है ना। उसको डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट करने के बाद स्क्वायर रूट में एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। कुछ लोगों ने शायद ऐसे किया हो। ठीक है। हाँ, अब बात आती है सी पार्ट, इंपॉर्टेंट है। मुद्दे की बात तो सी है, ए और बी तो हर गरीब इंसान कर लेता है। सी पार्ट में हमसे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है। तो एक तरीका तो ये, इसको डिफरेंशिएट करो। सर कैसा मजाक कर रहे हैं सर? हमसे टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करने में पसीने निकल जाते हैं, 24 घंटे में टी स्क्वायर का 2t नहीं लिख पाते हम। कोई दिक्कत नहीं है, जुगाड़ भाई सस्ते लोगों के लिए, देसी तरीका अपना। क्या? एक काम करो, स्क्वायर कर लो पूरे का, क्या कर लो? स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा? वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर ओमेगा। स्क्वायर करने में तो दिक्कत नहीं है, किसमें भी पसीने निकलना है तुम्हारे कि सर स्क्वायर कैसे हो गया सर। अब करो इसको डिफरेंशिएट। क्या करो इसको? डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, विद रेस्पेक्ट टू टाइम। देखना इसको करेंगे, क्या लिखेंगे? 2v इंटू डीवी बाय डी टी। ठीक, यहां पर यू स्क्वायर कॉन्स्टेंट बाहर, अंदर एंटर हो गए। समझ आ रहा है? 1 का डिफरेंशिएशन 0, 1 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा तो कांस्टेंट है, क्वेश्चन में दिया हुआ। टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन है तो 2t, क्या t? 2t, तो ऐसे लिख दूं क्या? 2 ओमेगा टी ओमेगा स्क्वायर। क्या यहां तक सही है? एक बात बताओ, यहां से 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, मुझे क्या निकालना है? डीवी बाई डी टी निकालना है। मुझे क्या निकालना है? डीवी बाई डी टी। क्या डीवी बाई डी टी ही एटी है? क्या डीवी बाई डी टी ही एटी है? तो एक बात बताओ, क्या यहां से उठा के वी डिवाइड मार दें? तो जनाब एटी बराबर यू स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर टी बटे वी। क्या वी यहाँ पे दिया हुआ है? ये ले जाओ घर, चलो जल्दी भरो झोली में फटाफट। दोबारा एक्सप्लेन करूं क्या? आपको समझ में आया क्या किया? वैसे हम इसको भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जब आप 12th में आ जाएंगे और कैलकुलस पढ़ लेंगे तो इन सब चीजों को डिफरेंशिएट करना भी आपके लिए क्या हो जाएगा? बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन अभी गरीब है, तो इस गरीबी में भी करने तो पड़ेंगे सवाल, है ना। बिना मैथ्स के तो काम चलेगा नहीं। तो इसलिए अपन ने स्क्वायर कर लिया, उसके बाद डिफरेंशिएट कर दिया इसको। ये वी स्क्वायर को ऐसे कैसे लिखा है समझ पा रहे हैं आप लोग? चेन रूल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? चेन रूल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्वेश्चन जो है उसमें ऑप्शन चेक कर करके होगा। पहले तो इस बात को समझो। सर क्या? पढ़ो पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। तुम लोग ये सॉल्यूशन नोट डाउन तो करते हो ना? ये मत सोचा करो कि सर सॉल्यूशंस तो आपने दे दिए हैं तो इनको नोट डाउन करके क्या जरूरत है। जरूरी नहीं है कि जो सॉल्यूशंस आपको दिए हैं और जो मैं यहाँ पर बताऊं ये दोनों सेम सेम हो। और जो बताए जा रहे हैं वो बेस्ट सॉल्यूशंस हैं। क्या है? बेस्ट सॉल्यूशन। तो इनको जरूर नोट डाउन किया करो। ठीक है, और जहां मैं बोल दूं कि ये स्पेशल है, कुछ खास है, उसे तो जरूर कर लिया करो। ठीक है, क्योंकि सॉल्यूशंस में तो वही लैंग्वेज लिखी होगी जो किताबों में लिखी होती है, लेकिन यहाँ वो लैंग्वेज लिखी होगी जो एक जेई एस्पिरेंट को समझ में आएगी। ठीक है,
किताबों में कोई चीज ये सोच के थोड़ा ना लिखी जाती है कि समझाना है। समझ ही नहीं पा रहे क्या बोला सर। पढ़ो सभी लोग, क्वेश्चन पढ़ो 14 और ये बताओ किससे हुआ है 14। क्या बात है, वंडरफुल यार, शानदार। तो ये बचे हुए लोग कब पढ़ना शुरू कर रहे हैं? इस जन्म में शुरू हो जाएगा। पंडित जी को बुलाएं, हवन भवन करवाएं क्या भाई? बताओ कोई मुहूर्त बता दो तुम लोग, किस दिन बुलाएं पंडित जी को हवन भवन करवाना? क्या कल? देखिए भाई ध्यान से, 14th क्वेश्चन। पहले तो इस क्वेश्चन को पढ़ लो, समझ लो क्या लिखा है। मैं अंग्रेजी नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मेरी इतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी तुम्हारी है, ठीक है। ये 1 kg का ब्लॉक है, जिस सेंटर के अबाउट घूम रहा है। टोटल स्प्रिंग की लेंथ 1 मीटर दी हुई है, तो इसका जो रेडियस है वो 1 होगा या 1/2 होगा? ये समझ आ गया होगा, ठीक है। और इस पर स्प्रिंग फोर्स जो लग रहा है वो 5 न्यूटन लग रहा है इधर, ये दिया हुआ है। अब हमसे पूछा जा रहा है अगर ओमेगा 2 होगा तो बताओ फ्रिक्शन कितना लगेगा, है ना। स्लिप नहीं कर रहा है, स्लिप नहीं कर रहा। अगर स्लिप नहीं कर रहा तो स्टैटिक लगता है। अब तुम्हें समझ आ रहा है? ये तो F1 की बात होगी। अगर हम F2 की बात करें तो F2 का मास, मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, ओरली कर रहा हूं, उसका मास 2 टाइम्स है। तो अगर इस केस में 2 न्यूटन की जरूरत है तो उस केस में 4 की होगी, क्योंकि मास डबल तो रिक्वायरमेंट भी डबल। तो 4 की जरूरत है, लेकिन सेंटर की तरफ कितना लग रहा है? 5। तो चाहिए कितना? फ्रिक्शन कितना लगेगा? नहीं आया समझ? ऐसे ही आप बी ऑप्शन को चेक कर लो। क्या आगे चेक कर पाओगे? क्या सारे ऑप्शन चेक कर पाओगे? चलो एक ऑप्शन और चेक करके दिखा देता हूँ, डी वाला। कौन सा वाला? डी वाला। ओमेगा दिया है √10। कितना दिया है? √10। जरूरत बताओ, √10 मतलब m ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर कितना? 10 इंटू 1/2 कितना? 5। वाह भाई वाह। जरूरत है 5 की। स्प्रिंग कितना फोर्स लगा रही है? 5। तो फ्रिक्शन है तो लगेगा क्या? फ्रिक्शन तभी आएगा जब उसे बुलाया जाएगा, और उसको कब बुलाया जाता है? जब स्लिपिंग होने वाली हो। तो यहाँ तो फ्रिक्शन की जरूरत है ही नहीं, तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। लेकिन अगर आप दूसरे वाले केस में बात करें, उस केस में भी क्या सेम कहानी होगी क्या? नहीं, उसमें मास डबल है। मास क्या है? डबल। तो 5 चाहिए 10, 10 चाहिए। और स्प्रिंग फोर्स कितना लगा रही है? 5। तो फ्रिक्शन कितना चाहिए? 5। लेकिन डी ऑप्शन में कितना दिया है? 0। इसलिए डी ऑप्शन गलत है और सी ऑप्शन क्या है? सही है। और कौन सा था? 16 में तो डाउट होगा ही नहीं। 16 हुआ है, पूछना है। मूवी मत खोलना अगर नहीं हुआ है तो, ठीक है। 17 का डी में डाउट होगा। डी के अलावा एबीसी में तो कोई डाउट नहीं है ना? देखिए, पढ़ लीजिए सभी लोग। बात कंप्लीट हो जाए तो बता देना मुझे, है ना। जब तुम्हारी ये चर्चा जो बहुत जरूरी है, ठीक है, वो अगर कंप्लीट हो जाए तो बता देना मुझे, ठीक। एल एल एल, तीनों लेंथ एल है, तो देखते समझ आ गया। ये एंगल 60, ये एंगल भी 60।
ऊपर लगेगा T1, नीचे लगेगा T2। क्या इतना समझ आ रहा है? ठीक है। सेपरेशन दिया हुआ है L। ओके वंडरफुल, बढ़िया बात है। ठीक है, ये लेंथ कितनी हो जाएगी? ये टफ सवाल है थोड़ा सा। √3 L/2। ये समझ आया कैसे आया? क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है ये लेंथ कितनी है? L। तो ये होगी L cos 60 और ये होगी L sin 60। सर ये सब क्यों कर रहे हो? बस ऐसे ही मजा आ रहा है। ठीक है, ये 30 और ये भी कितना 30। तो अगर मैं बात करूं कि नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर बताओ, तो आप बोलोगे T1, क्या लिखोगे? T1 cos 30 और T2 cos 30। तो T1 प्लस T2 cos 30, दिस इज द नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर। क्या ये समझ आया? बराबर लिखेंगे m ओमेगा स्क्वायर r, और r की वैल्यू कितनी है? अगर उसको उसके टर्म्स में लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो L cos 30। √3 L/2 L को क्या लिख सकते हो? L cos 30। ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि cos 30 से cos 30 क्या हो जाता है? कैंसिल आउट हो जाता है। सर ये आपको कैसे पता चला? देख करके, है ना? नहीं आई बात समझ? ठीक है, अब देखना जरा ध्यान से। तो ये तो इक्वेशन आ गई, T1 प्लस T2 बराबर m ओमेगा स्क्वायर इंटू L होगा। अब y डायरेक्शन में लिखो, y डायरेक्शन में ऊपर वाला फोर्स कितना है? T1 sin 30। क्या दिखाई दे रहा है? बराबर क्या होगा? नीचे वाला फोर्स, नीचे वाला फोर्स कितना है? T2 sin 30 प्लस mg। क्या समझ आ रहा है? अगर आप यहां पे देखना चाहें तो इसी वैल्यू को ऐसे लिख सकते हैं, T1 माइनस T2 बराबर 2mg। T1 माइनस T2 बराबर 2mg। यहां तक तो देखो हर स्टूडेंट को पहुंचना चाहिए था। मतलब बी और सी ऑप्शन तो अगर नहीं आए हैं तो पीछे नाला है, डुबकी मारे सारे पाप धुल जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद अगर एक बार डुबकी मार लेंगे तो आसपास में कोई बैठेगा भी नहीं तुम्हारे। ठीक है, नहाने की भी जरूरत नहीं पड़े। बीपी विल रिमेन स्टॉट ओनली इफ। बीपी, ये वो वाला बीपी नहीं है जो तुम सोच रहे हो। अच्छा समझ नहीं पाए। धीरे धीरे हंसेंगे अब, धीरे धीरे। यस यस, कंटिन्यू कंटिन्यू। ठीक है, जस्ट T2 की वैल्यू को जीरो करो। क्या करो? T2 की वैल्यू को जीरो करो। जैसे ही तुम सर T2 क्यों जीरो कर रहे हो? अगर रस्सी ढीली होगी तो यहाँ टेंशन क्या होगी? जीरो। जैसे ही तुम T2 की वैल्यू को जीरो करोगे, देखो T1 तो जीरो नहीं हो सकता। कोई पूछे कि क्यों? क्योंकि तुम्हें दिख रहा है T1 बराबर T2 प्लस 2mg। मास तो जीरो होने से रहा, तो क्या ही जीरो हो सकता है? T2। जैसे ही T2 को जीरो करो T1 कितना हो जाएगा? हाँ, तो एक काम करो, यहां पर पहली वाली इक्वेशन में T1 की वैल्यू पुट करो 2mg, T2 की वैल्यू क्या है? जीरो। बराबर क्या लिखोगे? m ओमेगा स्क्वायर L। पहले ये बताओ, ये समझ आया? m से m कैंसिल। बताओ यहां से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है? 2g/L। तो यहां से ओमेगा की वैल्यू कितनी आई? ये है वो मिनिमम ओमेगा। अगर इससे कम ओमेगा हुआ तो तुम खुद फील कर लेना, नीचे वाली रस्सी क्या हो जाएगी? लूज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लूज। अगर तुम ये चाहते हो कि नीचे वाली रस्सी टाइट रहे तो कम से कम इतना ओमेगा देना पड़ेगा। सर आपको कैसे पता? मैंने यहाँ पे T2 को जीरो किया, तो T2 को जीरो करने का मतलब है यहाँ पे मेरे पास वो ओमेगा निकल के आ गया जब यहाँ पे टेंशन क्या थी? जीरो। नोट डाउन दिस। ये कौन सा, क्या इतना ही होमवर्क था? चलिए भाई, कितने लोग थे जो सारे क्वेश्चन सिंसियरली अटेम्प्ट करके आए थे? मेरा क्वेश्चन दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, कितने लोग थे जो पूरा होमवर्क पूरा अटेम्प्ट करके आए थे? अटेम्प्ट कितने करके आए थे? पढ़ना वढ़ना शुरू कर दिया क्या तुमने? अच्छा, सोच लिया कि रजनीगंधा नहीं बेचनी है। चलो भाई, नोट कर लो भाई, कुछ नोट करना हो ठीक है, और नोट्स निकालो फटाफट। और मैं आपको 2 मिनट का समय दे रहा हूं, अगर कोई डाउट है तो प्लीज अपना डाउट पूछिए, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
यस क्या बेटा 30 पूछा था तुमने किसी से? किससे? क्या बताया था उनने? तो मत जाना और क्या है। चलो भाई यस एनीवन डाउट डाउट पूछ ले क्लियर है तुम पढ़ाई वढ़ाई करती हो इनका तो भरोसा है मुझे तो ठेला लगा लेंगे इनका तो हाँ बेटा कौन सा लास्ट उसमें क्या पूछा है कि रस्सी को टाइट रखने के लिए मिनिमम कम से कम ओमेगा कितना होना चाहिए तो मैंने मिनिमम वैल्यू निकाल ली और मैंने कहा इससे तो ज्यादा ही होना चाहिए अगर इससे कम हुआ तो काम नहीं चल पाएगा मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा मास्क उतार के तेज कब बोला था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर तो मैंने बोला था ये एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर कहाँ होगा ऑरिजिन क्या तभी ऐसा होगा बिल्कुल ऐसे नहीं होता तो क्या होता ये पूछ रहे हो बैठो बैठो क्लास के बाहर पूछ लेना ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं फिर कुछ बढ़िया क्वेश्चंस करते हैं ये बताओ डायनामिक्स के प्रॉब्लम तुम्हें क्या टफ लग रहे हैं क्या देखो सर्कुलर मोशन में एक खास बात है मैं आपको पहले ही बता दूं कि थोड़ी अलग तरीके की टर्मिनोलॉजी है तो शुरुआत में हो सकता है कि थोड़ा सा तकलीफ हो है ना लेकिन उस तकलीफ को सह लेना ठीक है क्योंकि सर्कुलर मोशन एक ऐसा चैप्टर है कि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन तो जेई में बहुत कम पूछे जाते हैं लेकिन इस चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो पूरी फिजिक्स में हर जगह यूज होंगे मतलब इसके बाद आप आगे डब्ल्यूपी पढ़ें सेंटर ऑफ मास पढ़ें रोटेशन पढ़ें एसएचएम पढ़ें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ें मैग्नेटिज्म पढ़ें ईएमआई पढ़ें एसी पढ़ें कुछ भी पढ़ें ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जहां पर इसके दर्शन आपको ना हो मतलब यहाँ पे पढ़ाए गए जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो ऑलमोस्ट पूरी फिजिक्स में क्या होने वाले हैं यूज हो अगर तकलीफ हो रही है थोड़ा सा अजीब लग रहा है नए नए तीन तीन तरीके के एक्सेलरेशन दिख रहे हैं तो कोई बात नहीं है शुरुआत में वेक्टर में भी तो ऐसे ही लगा था जब तुम्हें पहली बार वेक्टर पढ़ाया था तो मैंने बोला कि देखो 5 और 5 न्यूटन के 2 फोर्स लग रहे हैं तो रिजल्टेंट 0 से 10 के बीच में कुछ भी हो सकता है तुमने कहा ये क्या मजाक है और ये भी बोला कि 0 और 10 के बीच में क्या होगा ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि उन 2 फोर्स के बीच का एंगल क्या है तो तुम्हें कितना अजीब सा लगा था डाइजेस्ट ही नहीं हुआ था 2 दिन नींद नहीं आई कि बचपन से गलत पढ़ाया था क्या हमें 5 और 5 10 बताया था यहाँ बोल रहे 10 और 0 के बीच में कुछ भी हो सकता है लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय आगे बढ़ा ये सारी अंडरस्टैंडिंग आपकी अपने आप ही क्या होती गई डेवलप होती ही चली गई तो बिल्कुल ऐसा ही सर्कुलर मोशन में होगा ठीक है हो सकता है कि अभी आपको उतनी बेहतर फील ना आ रही हो कोशिश तो पूरी कराई जा रही है लेकिन फिर भी हो सकता है कि अभी आप उतनी अच्छी फील ना ले पा रहे हो उतने बेहतर तरीके से क्वेश्चंस ना कर पा रहे हो कोई दिक्कत नहीं है शुरुआत ऐसे ही होती है शुरुआत ऐसे ही होती है कोशिश करते रहोगे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे लेकिन अगर रेगुलरली एफर्ट करते रहोगे तो ये बात की गारंटी है कि आपकी इस चैप्टर को लेकर के जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्या हो जाएगी बेहतर हो जाएगी क्लियर है भाई लेकिन छोड़ना मत मतलब अरे सर बन नहीं रहे तो छोड़ दे छोड़ दिया तो फिर आगे बहुत तकलीफ आएगी डायरेक्ट इससे तो क्वेश्चन नहीं आएगा लेकिन आगे जब इसके कॉन्सेप्ट यूज करेंगे मैं बोलूंगा एसी लग रहा है लगन दो चलन दो भाई लगन दो भाई लगन दो ठीक है तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें भाई इन सब चीजों का ठीक है आपको जो हेल्प चाहिए जैसी हेल्प चाहिए आप मुझे बताएं क्लास के बाद बताएं आपकी सारी डिमांड पूरी की जाएंगी लेकिन वो तभी पूरी हो पाएंगी जब आप मेरे से आकर के मिलेंगे ऐसा तो है नहीं कि मुझे एकदम से सपना आएगा ब्रह्मा जी का कि इस बालक को
ये दुविधा है और तुमने उसकी सॉल्व नहीं करी। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, क्लास के बाद मुझसे मिल लिया करो। हो सकता है कि क्लास के बाद आपके पास ज्यादा समय ना मिले, तो मैं आपको टाइम और वेन्यू बता दूंगा कि मैं कहाँ मिलूंगा। ठीक है, कोशिश किया करो कि कोई भी प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम मेरे से पर्सनली बताओ। ठीक है, मैसेज मत किया करो। ठीक है, मैसेज पढ़ने का मेरे पास वक्त नहीं होता, और जब पढ़ रहा होता हूं तो उस समय इतना वक्त नहीं होता कि उसका रिप्लाई दे पाऊं। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल क्लास में एंटर हुआ, एक क्वेश्चन दिया, उसी टाइम पे मोबाइल उठाया और देख लिया, तो मैसेज रीड कर सकता हूं लेकिन रिप्लाई नहीं दे सकता। तो टाइम नहीं होता कि आप मुझे अपने मैसेज करके अपनी प्रॉब्लम्स मुझे कन्वे करते हैं। यहाँ 3D मॉडल अवेलेबल है, मॉडल मत लगाओ, मतलब मॉडल लगा के फील अलग आ रही होगी। लेकिन कोई भी प्रॉब्लम है बिंदास रहो। ठीक है, मतलब एक स्टूडेंट आया, मैंने कहा बताया क्यों नहीं, मैं कल मिला था, वो सर आपसे डर लगता है। डर मुझसे? एंथ्यूज वालों से जाके पूछो ये बात, उनको पता भी नहीं है डर नाम की कोई चीज होती है। ठीक है, डरना तो आपको मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, किसी और से डरते हो तो फिर भी समझ में आता है, मुझसे तो डरने का सवाल ही नहीं होता। हाँ, डांटता हूँ तब डांटता हूँ जब आप अपने काम को ईमानदारी से नहीं करते। पढ़ते रहो अच्छे से, मैं कभी कुछ कहूंगा ही नहीं आपसे। ठीक है, तो डरने वाला तो कोई मैटर ही नहीं है। कोई भी दिक्कत है, एकेडमिक, नॉन एकेडमिक, मैं अभी सॉल्व कर पाऊं। हंस क्यों रहे हो कि? अच्छा, कोटा फैक्ट्री सीजन 2 देख लियो क्या? समझ रहा हूँ बेटा, समझ रहा हूँ, बच्चे बड़े हो गए अब हैं? कहीं तुम भी बाल मुकुंद बनने की तैयारी तो नहीं कर रहे हो? चलो भाई, कम बैक, कम बैक। ठीक है, चलिए स्टार्ट किया जाए भाई। बस बस खिलखिलाओ मत अब ज्यादा, नहीं तो नाले में उठा के फेंक देंगे। अच्छा, वो काम तुमने याद से कर लिया, लास्ट में क्लास के मैं बोल के गया था, तो वो याद रहा होगा। सर ने बोला ये तो जरूर करना है, पढ़ाई वढ़ाई बाद में, होमवर्क अरे बाद में होगा भाई, बाद में। सर ने एक स्टेटमेंट बोला था लास्ट में, जीवन भर याद रखूंगा। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिएगा, अब हम कार वार को चला के देखते हैं सर्कुलर ट्रैक पे क्या होने वाला है। ठीक है, बहुत पार्टिकल्स को घुमा लिया, अब थोड़े रियल लाइफ के एग्जांपल्स देखेंगे और देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से फोर्सेज हैं जो लग रहे होते हैं। मतलब वाकई में मजा आने वाला है, क्योंकि कार वार जब दिख रही होती है चलती हुई तो ऐसा लगता है बस ये हमारी कार है बस। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं 3D मॉडल तो नहीं बना पाऊंगा, ठीक है, लेकिन कोशिश पूरी करूंगा फील दिलाने की। ठीक है, ये एक सर्कुलर ट्रैक है, हॉरिजॉन्टल सरफेस। कैसा? हॉरिजॉन्टल सरफेस, जैसा आपने देखा है ना ग्राउंड्स वगैरह में जो ट्रैक होते हैं जहां पे एथलेटिक्स लोग भागते रहते हैं, हॉरिजॉन्टल ट्रैक। ठीक, इस हॉरिजॉन्टल ट्रैक पर बिल्लू भैया की कार है जो चल रही है। ठीक है, कार का मैं पीछे का व्यू बना देता हूँ। कार पूरी बना पाना तो मेरे लिए संभव है नहीं, ठीक है, लेकिन कार है ये फील कर लेना। ठीक है, ये कार इस तरीके से चल रही है, ऐसे सर्कुलर ट्रैक में, लाइक दिस। ठीक है, जिस रेडियस में घूम रही है वो रेडियस कितना है? आर। क्या है रेडियस? आर। ठीक है, नोट डाउन करें इसको। एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं सर आप एक्सेलरेशन ऑफ फोर्स सेम डायरेक्शन में कैसे लिख देते हैं? कौन देगा भाई इन गरीबों का जवाब? अगर मैं इसी का टॉप व्यू देखना चाहूं, क्या देखना चाहूं? टॉप व्यू, ऊपर से अगर देखोगे तो आपको ऊपर से फील आएगी, ऊपर से आपको ऐसा दिखाई दे रहा होगा, ये ऐसे सर्कुलर ट्रैक ऊपर से देख रहे हो, है ना? और यहाँ पे ये कार के 4 पहिए होंगे, पहिए नहीं दिख रहे होंगे लेकिन ऐसे, और ये इस तरीके से मान लो v स्पीड से चल रही है, और ये सेंटर से इसका जो डिस्टेंस है, मतलब रेडियस जो है वो क्या है? आर। ये कौन सा व्यू है? टॉप। ये रही कार। ठीक है, क्वेश्चन लिखना जरा। फाइंड द मैक्सिमम स्पीड, फाइंड द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द कार so that it doesn't skip, maximum speed of the car so that it doesn't skid, skip नहीं, skid, skid, skid। देखिएगा यहाँ पे जो सरफेस है ना, ये सरफेस रफ है। कैसा है सरफेस? रफ।
और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का जो वैल्यू दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, म्यू दिया हुआ है। अब देखना सिचुएशन समझ में आ रही है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि इस सर्कुलर ट्रैक पर इस कार की मैक्सिमम स्पीड क्या हो सकती है कि ये बिना स्किड करे चल सके। एक रेंज होती है, अगर स्पीड उससे ज्यादा हो गई ना तो फिका जाओगे, शायद कभी फील किया हो, है ना। बारिश बारिश का मौसम हो, एकदम से बाइक लेकर के निकले, कहीं टर्न आया, स्टाइल में बन गए ऋतिक रोशन, यूं किया, नाले में डले ठीक है। तो भाई ये जीवन में ये सारी चीजें बहुत काम आएंगी, तो इसको समझना जरूरी है। सबसे पहले अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहें तो जरा ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इसको बैक व्यू पीछे से देख रहा हूं तो इस तरीके से लिखूंगा, ये रही कार, जमीन से क्या लगेगा, कहां लगेगा, ऊपर, वंडरफुल। नीचे क्या लगेगा, mg। एक बात बताओ, अगर ये कार कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, कौन सी स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो क्या इसके पास कोई एक्सेलरेशन होगा, होगा या नहीं होगा, जीरो या नॉन जीरो, नॉन जीरो होगा। आपको पता है कि जब चल रहा है कांस्टेंट स्पीड से तो 80 तो जीरो है, लेकिन एसी, क्या एसी टुवर्ड्स द सेंटर होगा, तो अपन कह सकते हैं जनाब एक एक्सेलरेशन होगा जो एसी होगा, जो कि टुवर्ड्स द सेंटर होगा भाई। अरे होगा या नहीं होगा। एक बात बताओ, नॉर्मल और mg तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर लग रहे हैं, लग रहे हैं, क्या नॉर्मल का कोई कंट्रीब्यूशन है एसी में, क्या mg का कोई कंट्रीब्यूशन है यार, तो कोई तो है जो एक्सेलरेशन दे रहा है, वो कौन होगा, फ्रिक्शन। इस बात को समझना जरूरी है कि यहां पर जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है बचा एक ही फोर्स। देखो नॉर्मल और mg तो गए, वो तो हमारे काम के नहीं रहे, बचा कौन, फ्रिक्शन। तो हम यहां पर ये कह सकते हैं कि जो फ्रिक्शन है वो टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा होगा। कहां लग रहा होगा, टुवर्ड्स द सेंटर। कितना अजीब सा लग रहा है ना, बेचैनी हो रही होगी, है छे ऐसे कैसे, हमने तो पढ़ा था फ्रिक्शन जिस कार जिस रास्ते पे चल रही है उसके पीछे लगता है। यहाँ कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है, स्टैटिक। उस दिन बताया था जब कार चल रही होती है तो कौन सा लगता है, स्टैटिक, और उस डायरेक्शन में लगेगा जिसमें जरूरत है। तो अभी आप तो ऐसे सोचो, मैंने कहा मुझे नहीं पता फ्रिक्शन किधर लगेगा, लोग कहते हैं सर आपको कैसे पता चल गया, मैंने मुझे कहां पता था, मैंने कहा मुझे नहीं पता इसके बारे में। मैंने कहा नॉर्मल ऊपर, mg नीचे, मैंने कहा एक्सेलरेशन कहां है, इधर, मैंने कहा नेट फोर्स कहां होना चाहिए, इधर, मैंने कहा नॉर्मल mg में किसी का कंट्रीब्यूशन, तुमने कहा नहीं, तो मैंने कहा कौन बचा, फ्रिक्शन। मैंने कहा फ्रिक्शन कहां लगेगा, एक्सेलरेशन के टुवर्ड्स। क्या हम ये कह सकते हैं कि यहां पर फ्रिक्शन ही जिम्मेदार है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करने के लिए, पक्का। तो हम यहां पर ये बोलेंगे पहली इक्वेशन, नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर बराबर क्या लिखेंगे, एम वी स्क्वायर बाय आर। क्या जनाब कुछ समझ में आ रहा है, और ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला। लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछा है बी का मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, पढ़ लो अंग्रेजी में लिखा हुआ है, क्या पूछा है, वी का मैक्स। एक बात बताओ, जब यहाँ पे वी मैक्सिमम होगा तो क्या यहाँ पे फ्रिक्शन भी मैक्सिमम होगा। और मैंने सुना है कि यहाँ फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू तुम्हें पता है, क्या म्यू एस इंटू नॉर्मल होती है क्या। दूसरी इक्वेशन, नॉर्मल बराबर क्या, क्या इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दूं क्या। एक बात बताओ, अगर इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड मार दें, क्या मार दें, डिवाइड मार दें, क्या तुम्हारे पास v निकल के आ जाएगा। बताओ यहां से v की वैल्यू क्या आ रही है, स्क्वायर रूट ऑफ म्यू एस आर इंटू जी। ये जिन लोगों को समझ में नहीं आया हो, घर जाकर के आराम से नहा धोने के बाद अगरबत्ती लगा करके पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। जब धुआं अंदर जाएगा तो उससे तुम्हारे सेंसेस काम करेंगे। जल्दी फोकस भाई, फोकस फोकस। 1 को 2 से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो नॉर्मल से नॉर्मल क्या हो जाएगा जनाब। तो यहां से v की वैल्यू ये आ गई। इंटरेस्टिंग बात ये है, दिस इज द मैक्सिमम स्पीड। अगर तुमने इससे ज्यादा स्पीड से इस टर्न लेने की कोशिश करी तो कहां पाए जाओगे। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारी कार की स्पीड ग्रेटर देन म्यू एस आर जी हुई तो हम कहेंगे कार विल स्किड, कार विल स्किड। और अगर हमारी v की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू क्या हुई, म्यू एस आर जी हुई, तो कार टेक टर्न, कार टर्न ले पाएगी, या हम कह सकते हैं सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर पाएगी। जैसे अब सवाल पूछने वाला आपसे ऐसे सवाल नहीं पूछेगा, ये वैल्यू याद रख पाओ तो रख लेना। सवाल पूछने वाला पता है कैसे पूछेगा, एक मोटरसाइकिल पे जा रहे थे
और सपोज उनकी स्पीड थी 20 मीटर पर सेकेंड, कितनी थी 20, उन्होंने टर्न लिया इस रेडियस में, तो बताओ उनकी बाइक स्लिप मारेगी या नहीं मारेगी? तो तुम सोच रहे होगे कि ये तो इस पर डिपेंड करेगा बाइक किसकी बनी हुई है, कौन सी बाइक चला रहा है, कौन सा इंजन लगा हुआ है। ये सब नहीं, ठीक है, टायर्स पे ये सब नहीं। तुम तो सिंपल सा फंडा, तुम क्या निकाल लेना, वी मैक्स निकाल लेना। क्या निकाल लेना? वी मैक्स। मान लो वी मैक्स तुम्हारी 15 आ गई, कितनी आ गई 15, और उसकी स्पीड कितनी है 20, तो भाई कोई भी ना रोक पाए। क्या रोकेगा क्या? फिर नहीं रोकेगा, कहां पाया जाएगा? वंडरफुल, ठीक है। और अगर मान लो उसकी स्पीड, उसकी मैक्सिमम स्पीड जो है वो 25 आ गई, कितनी आ गई? ये मैक्सिमम सेफ स्पीड है, और वो चल कितने पे रहा था 20 पर, तो अगर वो टर्न लगेगा तो सेफली टर्न ले पाएगा या नहीं ले पाएगा? बिल्कुल ले पाएगा। जनाब एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग बात है, ये हॉरिजॉन्टल ट्रैक है। कैसा ट्रैक है? क्या नॉर्मल का कोई कंट्रीब्यूशन है? क्या एमजी का कोई कंट्रीब्यूशन है? क्या अगर यहां फ्रिक्शन नहीं होता तो दुनिया की सारी ताकत भी अगर मिल जाती तो भी ये कार टर्न नहीं ले सकती थी? तो सुनने में मजा बहुत आया लेकिन समझ कुछ नहीं आया। आपको ये बात समझ आ रही होगी, अगर टर्न लेना है तो एसी चाहिए। क्या चाहिए? एसी के लिए एक फोर्स चाहिए जो सरफेस के अलोंग हो। किसके अलोंग? नॉर्मल और एमजी तो है नहीं, और अगर फ्रिक्शन भी नहीं हुआ तो क्या कोई इसको टर्न करा पाएगा? अगर कल यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव सवाल आईआईटी में पूछ लिया जाए कि ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल, ये सुनिएगा अंग्रेजी समझिए, ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल ट्रैक कैन कार टेक अ टर्न? यस और नो? नहीं ले सकता। क्या सहमत हो? क्या नोट कर लिया जनाब इस बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। बैंकिंग ऑफ रोड, ये वो वाली बैंकिंग नहीं है पैसा। बैंकिंग का मतलब पता है किसी को? हाँ, एक जना पूछ रहा है ऑनलाइन में, सर गाड़ी के इंजन का भी तो फोर्स लग रहा होगा। बात हंस क्यों रहे हो, बात तो सही है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात अबे ताली वाली मत बोला करो। उस दिन एक बच्चा रो रहा था मैसेज करके कि सर आप बहुत इग्नोर करते हैं हमको, बिल्कुल इज्जत नहीं दे रहे हैं, तो इसलिए अब ताली वाली बोलना बंद कर दिया है। इमोशनल हो जाएंगे भाई लोग अभी। हाँ, अब एक क्वेश्चन सुनो, वो कह रहे हैं कि सर इंजन का फोर्स क्यों नहीं ले रहे? इंजन तो हमने मर्सिडीज का चुरा के लगाया था अपनी गाड़ी में। बात तो सही है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको ये न्यूटन्स लॉ में पढ़ाया गया था कि सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस ही जिम्मेदार होते हैं किसी चीज को एक्सेलरेट करने के लिए। इंजन जो भी फोर्स लगा रहा है ना, वो इंटरनल फोर्स है। कौन सा फोर्स है? इंटरनल फोर्स है। वो जिम्मेदार नहीं है इस चीज पर एक्सटर्नल फोर्स लगाने के लिए। तो कार के अंदर क्या हो रहा है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। जैसे जैसे थोड़ा आगे बढ़ोगे मैकेनिक्स में तो ये चीजें और बेहतर तरीके से समझ आने लग जाएंगी। तो फिर सोचोगे फिर क्या फायदा सर, फिर तो ट्रैक्टर का इंजन लगा ले। नहीं, आगे जाकर के ये चीजें भी समझ में आएंगी, लेकिन अभी इतना याद रखना कि जब भी हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो सिर्फ सराउंडिंग के द्वारा जो फोर्स लग रहे हैं उन्हीं को दिखाते हैं। अंदर बॉडी आपस में जो फोर्स लगा रही है उन्हें हम नहीं दिखाते, ठीक, क्योंकि वो जिम्मेदार नहीं होते। क्योंकि इंटरनल फोर्सेस तो एक्शन रिएक्शन पेयर बन के एक दूसरे को वैसे भी क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। बैंकिंग ऑफ रोड्स का मतलब क्या है? अगर आपने कभी F1 रेसिंग देखी हो, ठीक है, नहीं देखी होगी गरीब लोग हो, ठीक है, ठीक है, या फिर कभी आपने मेले वगैरह में अगर गए हो, वो तो गए हुए गरीब लोग हैं। तो वो जो मौत का कुआं सा होता है देखा है, तो वहां पर कुछ कहानी है इस तरीके की आपको देखने को मिलती है कि जो रोड होती है वो हॉरिजॉन्टल ना होकर के उसको थोड़ा इंक्लाइंड कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? इंक्लाइंड कर दिया जाता है। सर क्यों कर देते हैं अभी समझाऊंगा। मतलब ये रोड जो थी जिसपे कार इस तरीके से चल रही थी उसको थोड़ा सा इंक्लाइंड कर दिया गया और ये इस तरीके की कहानी बन गई। अगर मैं ऐसे ही इंक्लाइंड इधर से कर दूं और ये बीच में ऐसा सर्कुलर ट्रैक, फील लो मौत के कुएं से अगर लेनी है तो। मौत का कुआं नाम देख रहे हो, ठीक है।
ये कुछ इस तरीके का होता है, अगर आप 3D में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, और इस पे कार इस तरीके से चल रही होती है, ठीक है। मतलब जो रोड थी वो रोड पहले हॉरिजॉन्टल थी, क्या थी, हॉरिजॉन्टल, अब उसको इंक्लाइंड कर दिया, क्या कर दिया, इंक्लाइंड। इंक्लाइंड जो कर दिया इसी को बोला जाता है बैंकिंग ऑफ रोड, इसी को क्या बोला जाता है, बैंकिंग ऑफ रोड, या इसी को एक नई लैंग्वेज है कि बोलते हैं रोड को बैंक्ड कर दिया। बैंक्ड कर देने का मतलब थोड़ा सा एंड पॉइंट्स पे क्या कर दिया, टिल्ट कर दिया। अगर आपने कभी F1 रेसिंग देखी हो तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, जहां पे बहुत शार्प टर्न्स होते हैं, अगर आप वहां पे देखेंगे तो जो रोड्स होती हैं उन रोड्स को थोड़ा सा ऐसे टिल्ट कर देते हैं। तो आपको लगता होगा जस्ट मजे लेने के लिए किया गया होगा, इसके पीछे क्या लॉजिक है, मजे लेने के लिए कर दिया गया होगा इस तरीके से, नहीं, उसके पीछे कुछ लॉजिक है। अब हम उसी चीज को समझेंगे, ठीक है। मान लो ये बैंक्ड रोड है, और अभी मैं एक बहुत ही आइडियल केस ले रहा हूं कि ये स्मूथ है, क्या है, स्मूथ, और इस बैंक्ड रोड पर एक कार है जो चल रही है भाई दन दना करके, इस तरीके से चल रही है, ठीक है, ठीक है, स्मूथ, क्या है, स्मूथ। जैसे ही मैंने बोला स्मूथ तो एकदम से बिल्लू उछल के खड़ा हो गया। बिल्लू ने कहा ये क्या, अभी तो आपने सिखाया था स्मूथ पे तो सर्कुलर मोशन नहीं होता। मैंने कहा वहां स्मूथ के आगे एक और वर्ड लिखा था, हॉरिजॉन्टल, लेकिन अभी ये हॉरिजॉन्टल नहीं है। तो बिल्लू शॉक, और वाई, रॉक्स। मैंने कहा आप जरा ध्यान से देखना, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि इसका रेडियस आर है, इसका रेडियस क्या है, आर, ठीक है, और यहां पर इस आर रेडियस में एक कार वी वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो बताइए वो वी वेलोसिटी क्या होगी, वो वेलोसिटी वी क्या होगी इस गिवन रेडियस में घूमने के लिए। तो आपने कहा बहुत आसान है, क्या वही अपना तरीका जो डायनेमिक्स में सर ने सिखाया था, सेंटर निकालो, हमने कहा जेरा। फोर्स बताओ कौन कौन से लग रहे हैं, हमने कहा दो ही फोर्स लगेंगे, एक नॉर्मल और एक mg। हमने कहा ये लो, इनने कहा ये वाला एंगल थीटा है, तुम आराम से देख लेना, तो इसका मतलब ये वाला एंगल भी क्या आएगा, थीटा। फिर इसके बाद हमने कहा दो एक्सेस सेलेक्ट कर लो, एक सेंटर की तरफ, क्या तुम्हें ये दिखाई दे रहा है नॉर्मल का वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा, और नॉर्मल का वो कंपोनेंट जो सेंटर की तरफ है वो कितना हो, पक्का भाई। तो क्या हम ये बोल सकते हैं नॉर्मल का वर्टिकल कंपोनेंट mg को बैलेंस कर रहा होगा, और नॉर्मल का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसको सेंटीपिटल प्रोवाइड कर रहा होगा। तो जरा बताओ जल्दी से, नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर कितना होगा, n sin थीटा, कितना होगा जनाब, n sin थीटा बराबर क्या मैं mv² बटे r लिख सकता हूं। फायदा देख रहे हो, पिछले बार तो नॉर्मल ने दगाबाजी कर दी, नॉर्मल ने मदद करी थी, नॉर्मल का एसी में कोई कंट्रीब्यूशन था, यूं लगे हुए थे वर्टिकल, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। लेकिन जैसे ही आपने इस रोड को इंक्लाइंड किया, जो नॉर्मल पहले ऐसे लग रहा था वो नॉर्मल अब ऐसे लग रहा है, अरे लग रहा है या नहीं, और जब ये नॉर्मल इस तरीके से लग रहा है तो अब भाई साहब नॉर्मल का एक कंपोनेंट mg को बैलेंस कर रहा है और एक कंपोनेंट इसको सेंट्रीपिटल प्रोवाइड कर रहा है। एक और इक्वेशन आएगी, दूसरी बताना जल्दी, बराबर, क्या बात कर रहे हो, सही है क्या। अगर ये इक्वेशन नंबर 1 है जनाब, और इक्वेशन नंबर 2 है, और मैंने आपसे अगर v पूछा है, क्या पूछा है, v, तो दोनों को डिवाइड कर दें, क्या n से n कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर n से n कैंसिल आउट हो गया तो यहां से v की वैल्यू आ जाती है स्क्वायर रूट ऑफ r g tan थीटा। क्या ये समझ आया, इंटरेस्टिंग बात, इंटरेस्टिंग बात, क्या फ्रिक्शन है, नहीं है, इवन स्मूथ सरफेस है, लेकिन अगर वो स्मूथ सरफेस बैंक्ड है, क्या है, बैंक्ड है, तो गारंटी है कि उस केस में भी एक कार टर्न ले सकती है, क्योंकि अब नॉर्मल का एक कंपोनेंट सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करेगा और नॉर्मल का दूसरा कंपोनेंट, बताओ बैंक करने का फायदा हुआ या नहीं हुआ। अब सोचो जब फ्रिक्शन नहीं है तब ले पा रही है, फ्रिक्शन होगा तो क्या गजब का माहौल होगा, एकदम फ्रिक्शन भी सपोर्ट कर रहा होगा और नॉर्मल भी सपोर्ट कर रहा होगा, वो हम बाद में देखेंगे, फ्रिक्शन भी लेकर के आएंगे। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं बिल्कुल आइडियल सिचुएशन की, जब फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है, तो अपन ये कह सकते हैं इस आर रेडियस में घूमने के लिए अभी जो स्पीड होगी वो कितनी होगी, आर जी टेन थीटा। एक बात बताना, टेन थीटा तुम चेंज कर पाओगे थीटा, सड़क एक बार बन गई, क्या बार बार खोद के बनाओगे ना लाइट, हम कर लेंगे चेंज। भाई सड़क एक बार बन गई, थीटा एक बार सेट हो गया, कि बार बार चेंज होगा क्या, ये नहीं होगा जी,
सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, अगर मैं तुमसे कहूं यार मैं स्पीड बढ़ा रहा हूं, क्या बढ़ा रहा हूं? स्पीड, तो क्या बढ़ेगा इनमें से? आर बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? तो इसका मतलब अगर मैं इस कार की स्पीड बढ़ाऊंगा तो ये कार कहां जाएगी, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ? नीचे की तरफ जाएगी तो रेडियस कम होगा, ऊपर की तरफ जाएगा तो रेडियस बढ़ेगा। यही तो गेम खेलते हैं वो कुएं में। आ रहे हो, जा रहे हो, जलवा है भाई। हाँ, यही तो गेम खेलते हैं। वहां पे देखना एकदम से स्पीड, और जैसी स्पीड होती है देखे हो कभी जीवन में, तो एकदम से वो ऊपर की तरफ आने लगता है, ऐसा लगता है हमारे पास ही आ रहा है। फिर वो पैसे लेके जाते हैं है ना। फिर वो स्पीड कम करते हैं, फिर वो क्या करते हैं, अपनी स्पीड कम करते हैं। जैसे वो स्पीड कम करते हैं तो नीचे चले जाते हैं। तुम्हें लगता होगा यार गजब गेम चल रहा है ये तो, है ना, लेकिन वो पूरी फिजिक्स है। वो पूरी क्या है? फिजिक्स है। अगर स्पीड बढ़ाई तो आर बढ़ा। क्या बढ़ा? आर बढ़ा। तो आर बढ़ा तो ऊपर चला जाएगा, और स्पीड कम करी तो कहां जाएगा? नीचे। वो इतने एक्सपर्ट होते हैं, उनको पता होता है कि कितनी स्पीड में हम कहां पहुंचेंगे। ठीक है, वो इतने बड़े खिलाड़ी होते हैं क्योंकि जिस दिन से पैदा हुए हैं उस दिन से वो वही कर रहे होते हैं। तुम मत करने लगना रिस्क मत लेना, नहीं तो तुम अलग, इंजन अलग और बॉडी के इतने पार्ट हो जाएंगे कि जोड़ोगे ना तो भी मिल नहीं पाओगे पूरे। ठीक है, नोट डाउन दिस। ये जो थीटा है इसको लिख लेना। अबे वो अंग्रेजी नहीं पढ़ते, थीटा को बोलते हैं एंगल ऑफ बैंकिंग। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ बैंकिंग। ठीक है, लो शीट दो। एससीबी देना बेटा, एससीबी लाए हो? कोई लाए भी होगे तो दोगे नहीं तुम, मैं जानता नहीं हूं तुम लोगों को। हाँ, क्या हुआ? मुझे ऐसे ही स्टूडेंट चाहिए बस बेटा, लेकिन अब क्लास वाले छोड़ेंगे नहीं तुझे सोच रहे होंगे आप मिल बेटा, ब्रेक में मिल तो जरा ध्यान से देखना। O2 मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, 7 टाइम दीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा 6, 7 टाइम लिमिट में बनाना बेटा, बता देंगे। S1 में बात नहीं है ना, S1 में एक क्वेश्चन नंबर 12 बचा हुआ था, ये करना है। ठीक, S1 में क्वेश्चन नंबर 12 ये लो। ठीक, ज्यादा नहीं है शीट में, क्योंकि लगभग हमने जितना अभी तक पढ़ा है वो कंप्लीट कर लिया, आज तो ज्यादा कुछ पढ़ा भी नहीं है। ठीक है, अभी तो बचा है ना बेटा सर्कुलर, पढ़ा दें उसके बाद देंगे। ठीक है, हाँ बात मत करो, बात नहीं, बात नहीं। एससीबी में सर्कुलर मोशन। ठीक है, पेज नंबर 106, कुछ कहेंगे पेज ही नहीं मिला। ठीक है, सॉल्व एग्जांपल्स। कौन से एग्जांपल? सर ये तो ऑलरेडी सॉल्व है, इसमें क्या करेंगे? करने हैं भाई, याद रखना है इस बात को। सॉल्व एग्जांपल्स में आपको 1 से लेकर के 10 तक सॉल्यूशन मत देखना, पहले खुद से सॉल्व करना। सॉल्व हो जाए तब उसके बाद एक बार सॉल्यूशन जरूर पढ़ सकते हो। ठीक है, ये नहीं है कि क्वेश्चन पढ़ के सॉल्यूशन, फिर तो सारी सवाल आसान लगे। 1 से 10 हो पाएगा ये? और लिखो तो यस क्या बोल रहे हो। ठीक है, इसमें कोई खुश होने वाली बात नहीं है। ठीक है, इसके बाद अब आ जाते हैं एक्सरसाइज में। किस में आ जाते हैं? एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज में आपको 1 से 10, कहां से कहां? 1 से 10, बस इतना ही। ज्यादा तो मैं देता ही नहीं हूं, तुम जानते हो मेरी आदत ही नहीं है देने की, है ना। क्या हो पाएगा इतना? नेक्स्ट क्लास में बाइंड अप कर देंगे सर्कुलर मोशन। ठीक है भाई, चलिए भाई। और भाई तालिबानियों क्या हाल है? ऑल इज वेल? होमवर्क चल रहा है जबरदस्त? ओके, टेक केयर।